ऐसी ही बेहतरीन कहानियाँ सुनने के लिए केपी नॉवल चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आने वाली कहानियों के बारे में जानने के लिए हमारे टेलीग्राम से जुड़ें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। नेक्रोमांसर ऑफ द शैडोज, अध्याय 931, खतरे के करीब पहुंचना। गुफा के अंदर इवान ने धीरे से अपनी आंखें खोलीं। एक पल के लिए उसकी गहरी काली आंखें गहरे बैंगनी रंग की शून्य ऊर्जा से चमक उठीं, फिर वे सामान्य हो गईं। हालांकि रून ऑफ ओरिजिन द्वारा जारी की गई ऊर्जा उसके डोमेन को विकसित करने में सक्षम नहीं थी, फिर भी इसने ऊर्जा वलय और उसके कोर के बीच ऊर्जा मार्गों को ठोस बना दिया, जिससे उसे कुछ घंटों के प्रयास की बचत हुई। एक मूल धारक के रूप में मेरा अधिकार बढ़ाएं, हो, इवान ने पहले प्राप्त सूचनाओं को देखते हुए धीमी आवाज में कहा। उसे अभी भी याद है कि जब उसकी जाति और मूल ब्रह्मांड के बीच समन्वय बढ़ा तो उसे एक सूचना मिली जिसमें बताया गया था कि मूल धारक के रूप में उसकी स्थिति और भी मजबूत हो गई है। क्या मुझे अपना अधिकार बढ़ाने के लिए समन्वय दर बढ़ाने की जरूरत है? इवान ने धीमी आवाज में कहा, उलझन में, क्योंकि उसे इस मूल धारक चीज के बारे में कुछ भी पता नहीं था। क्या आपका काम हो गया? जब इवान अपने विचारों में डूबा हुआ था तभी उसने ऑक्टेवियस की डरावनी आवाज सुनी और देखा कि बूढ़ा आदमी उसकी ओर आक्रोश भरी आंखों से देख रहा है। बूढ़ा आदमी जिस तरह से उसे देख रहा था उसे देखकर इवान भ्रमित हो गया, लेकिन जब उसने चारों ओर देखा और गुफा की स्थिति देखी तो उसे आखिरकार समझ में आ गया कि क्या हुआ था। क्या यह मेरे डोमेन के कारण हुआ था? उसने एक पल की चुप्पी के बाद पूछा, गुफा की दीवारों को देखते हुए जो हल्की क्षतिग्रस्त थीं। इवान क्षतिग्रस्त दीवारों को देखकर काफी हैरान था, क्योंकि हालांकि उसे यकीन नहीं था कि गुफा की दीवारें किस तरह की सामग्री से बनी थीं, उसने अपना डोमेन बनाने से पहले उनका निरीक्षण किया था, इसलिए वह जानता था कि वे कितनी टिकाऊ थीं। इसके अलावा वह देख सकता था कि उसने ऑक्टेवियस को जो रैंक 3 कीमिया कड़ाही दी थी उसमें दरारें भरी हुई थीं जो ढहने के कगार पर थी। अपने आसपास की क्षति को देखकर उसने जल्दी से अपने पीछे देखा और एलोरा को बिना किसी चोट के बिस्तर पर सोते हुए देखकर उसने राहत की सांस ली। जब ऑक्टेवियस ने इवान का सवाल सुना तो उसकी आंखें बेकाबू होकर फड़कने लगीं। क्या तुम्हें यहाँ तुम्हारे अलावा कोई और दिखाई देता है जो इतना नुकसान पहुंचा सकता है? इवान ने ऑक्टेवियस के सवाल का जवाब नहीं दिया और इसके बजाय अपने डोमेन की शक्ति पर आश्चर्यचकित हुआ। लेकिन कुछ सेकंड के बाद उसे लगा कि कुछ ठीक नहीं है, क्योंकि उसके नए बनाए गए डोमेन के लिए ऐसा नुकसान पहुंचाना असंभव था। वह अपने डोमेन की शक्ति को कम करके नहीं आंक रहा था, लेकिन यह असंभव था कि वह रैंक 3 के कड़ाही को लगभग नष्ट कर दे, जो उच्च स्तरीय गोलियों और जड़ी बूटियों की शोधन प्रक्रिया को रखने के लिए विशेष सामग्रियों से बना था। यहाँ निश्चित रूप से कुछ गड़बड़ है, इवान ने खुद से सोचा और ऑक्टेवियस को गंभीर नजर से देखा। क्या तुम मुझे बता सकते हो कि क्या हुआ? ऑक्टेवियस चौंक गया जब उसने इवान की गंभीर नज़र देखी, लेकिन ये देखते हुए कि वह किसी चीज़ के बारे में सोच रहा था, उसने कुछ भी नहीं छिपाया और पहले जो कुछ भी हुआ था वह सब बता दिया। जब इवान ऑक्टेवियस की बात सुन रहा था तो उसे अपने डोमेन के आध्यात्मिक दबाव के बारे में सुनकर आश्चर्य नहीं हुआ, क्योंकि वह पहले से ही इसके कार्यों के बारे में जानता था। ये कहा जा सकता है कि हालांकि बहुत कुछ नहीं, इवान ने अपने डोमेन के पूरा होने पर अपनी आध्यात्मिक इंद्रियों के माध्यम से अपनी शून्य ऊर्जा का उपयोग करने के बारे में बहुत अच्छी जानकारी प्राप्त की। अब उसे बस थोड़ा प्रयोग करने की जरूरत थी और वह अपनी शून्य ऊर्जा का कई अलग अलग तरीकों से उपयोग करने में सक्षम होगा। अपने डोमेन की बेतुकी आध्यात्मिक शक्ति के बारे में स्पष्टीकरण के पहले भाग ने उसे प्रभावित नहीं किया, लेकिन जब इवान ने अंतिम भाग सुना तो उसकी अभिव्यक्ति आखिरकार बदल गई। तो आपका मतलब है कि यह सारा नुकसान मेरे डोमेन के कारण पिछले कुछ सेकंड में हुआ था, इससे पहले कि मैं इसे पीछे हटाता? उसने भौहें सिकोड़ते हुए पूछा। हाँ, हालांकि आपका डोमेन उस समय से शक्तिशाली था जब से यह आकार लेना शुरू हुआ था, ये गुफा की दीवारों या कड़ाही को प्रभावित करने के लिए पर्याप्त मजबूत नहीं था। लेकिन अंतिम कुछ सेकंड के दौरान आपके डोमेन की शक्ति अचानक बढ़ गई और इसने दीवारों और कड़ाही को भी प्रभावित करना शुरू कर दिया। अचानक शक्ति प्रवर्धन, यह उस ऊर्जा से संबंधित होना चाहिए जिसे रून ऑफ ओरिजिन ने छोड़ा था, इवान ने मन ही मन सोचा और अपने डोमेन को सक्रिय कर दिया। जैसे ही उसने अपने डोमेन का उपयोग किया, उसकी शून्य ऊर्जा उसके कोर और शून्य ऊर्जा वलय के बीच नए बने मार्गों से गुजरने लगी और उसके शरीर से एक गहरा बैंगनी ऊर्जा क्षेत्र निकला जिसने पूरी गुफा को कवर कर लिया। ऑक्टेवियस इवान के डोमेन के अंदर फंस गया था, लेकिन वह पहले की तरह घबराया नहीं, क्योंकि वह जानता था कि वर्तमान डोमेन पूरी तरह से इवान के नियंत्रण में था और उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। जब डोमेन ने पूरी गुफा को कवर कर लिया तो ऑक्टेवियस ने आश्चर्य में भौहें उठाईं। इसकी शक्ति पहले से कम है, उसने कहा, ये देखते हुए कि डोमेन गुफा की दीवारों या रैंक 3 के कड़ाही को नुकसान नहीं पहुंचा पा रहा था, जो पहले से ही ढहने के कगार पर था। जैसा कि अपेक्षित था, ऐसा लगता है कि शक्ति में अचानक वृद्धि वास्तव में रून ऑफ ओरिजिन द्वारा जारी ऊर्जा से संबंधित थी, इवान ने खुद से सोचा और उसकी आंखों में एक विचारशील नज़र चमक उठी।
मुझे आश्चर्य है कि अगर रून ऑफ ओरिजिन द्वारा जारी ऊर्जा ने इसे सफलतापूर्वक विकसित किया होता तो मेरे डोमेन में किस तरह के बदलाव होते। इवान ने सोचा और अंदर ही अंदर आहें भरते हुए इस बात पर दया महसूस की कि उसका डोमेन विकसित नहीं हुआ। लेकिन उसने इस मामले पर विचार करना जारी नहीं रखा क्योंकि अभी भी कुछ ऐसा था जो उसे करने की जरूरत थी। उसने अपने हाथों में टाइम वॉच को देखा और पाया कि ये 2 और घंटों तक सक्रिय रहेगी, जिससे उसे वह करने के लिए 40 घंटे मिलेंगे जो वह करना चाहता था। क्या ये तैयार है? उसने शेष समय को देखने के बाद ऑक्टेवियस से पूछा। ऑक्टेवियस ने इवान की बात सुनकर सिर हिलाया और उसे एक गोली की बोतल दी। इवान ने देखा बोतल के अंदर और एक इंद्रधनुषी रंग की गोली देखी। क्या आपको लगता है कि आप सफल होंगे? ऑक्टेवियस ने अचानक पूछा, अनिश्चित महसूस करते हुए क्योंकि उसने कभी किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में नहीं सुना था जिसने अपने डोमेन को इसके निर्माण के तुरंत बाद एक जोन में विकसित किया हो। इवान ऑक्टेवियस की बात सुनकर मुस्कुराया लेकिन कुछ नहीं कहा। ये देखकर कि इवान कुछ नहीं कह रहा था, ऑक्टेवियस ने अपना सिर हिलाया और आगे कुछ नहीं पूछा। इवान ने ब्रेकर पिल को अपने पास रखा और एक रिकवरी पोशन पिया, गोली लेने से पहले अपनी चरम स्थिति में लौटने की कोशिश कर रहा था। जब इवान अपने डोमेन को विकसित करने की तैयारी कर रहा था तो उसे पता नहीं था कि 2 रैंक 6 दुश्मन मकबरे की पहली परत की ओर आ रहे थे। अध्याय 932 उजागर भाग 1। कुछ दिन पहले तीसरी परत के सबसे बाहरी क्षेत्र में एक गहरा बैंगनी पोर्टल खुला और बैंगनी आंखों और काले बालों वाला एक गरिमा में दिखने वाला मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति उसमें से बाहर आया। आदमी के पीछे एक लंबा लाल चमड़ी वाला दानव जिसके सिर पर 2 सींग थे पोर्टल से बाहर निकल रहा था। वह आदमी और दानव जाहिर तौर पर एल्ड्राकर और बैफोमेट थे जो अभी अभी शून्य स्थान के माध्यम से प्राचीनों के मकबरे में प्रवेश कर चुके थे। जिस क्षण वे दोनों पोर्टल से गुजरे और मकबरे के अंदर कदम रखा, उन्हें मकबरे के नियमों की अस्वीकृति महसूस हुई, जैसे कि मकबरा उन्हें बाहर निकालना चाहता था। अस्वीकृति महसूस करते हुए बैफोमेट और एल्ड्राकर आश्चर्यचकित नहीं हुए क्योंकि उन्हें पहले से ही इसकी उम्मीद थी। उन दोनों ने जल्दी से अपनी छिपने की क्षमता का इस्तेमाल अपनी सीमा तक किया और जल्द ही वे अस्वीकृति महसूस कर रहे थे जो वे महसूस कर रहे थे। हम अपनी उपस्थिति छिपा सकते हैं, लेकिन जिस क्षण हम अपनी शक्तियों का उपयोग करेंगे, हमें खोज लिया जाएगा और मकबरा हमें बाहर निकालने की कोशिश करेगा, एल्ड्राकर ने हल्की आवाज में कहा क्योंकि उसने अपने आसपास की चीजों को देखा, पाया कि वे एक उजाड़ भूमि में थे जहां हरियाली का कोई निशान नहीं था। मुझे नहीं लगता कि यह कोई समस्या होगी। भले ही हम अपने अधिकांश कौशल का उपयोग न कर सकें, फिर भी हमारे भौतिक शरीर इतने मजबूत हैं कि हम अपनी उंगलियों के एक झटके से शीर्ष रैंक 3 राक्षस को भी मार सकते हैं। इसके अलावा, बैफोमेट ने कहा, उसकी लाल आंखें तेजी से चमक रही थीं, ऐसा नहीं है कि हम अपनी शक्तियों से मकबरे के नियमों का विरोध नहीं कर सकते। एल्ड्राकर ने बैफोमेट की बात सुनकर अपनी आंखें घुमाईं, लेकिन उसने उसका खंडन नहीं किया क्योंकि वह जानता था कि बैफोमेट सही था और उनके लिए मकबरे के नियमों का विरोध करना मुश्किल नहीं था। लेकिन भले ही वे मकबरे के नियमों का विरोध कर सकते थे, एल्ड्राकर ने फिर भी बैफोमेट को गंभीर आवाज में याद दिलाया। भले ही हम मकबरे के नियमों का विरोध कर सकें, लेकिन इस बात की बहुत संभावना है कि हमारे प्रतिरोध के कारण मकबरे का प्रवेश द्वार ढह जाएगा और हम ये सुनहरा अवसर खो सकते हैं। इसलिए जब तक जरूरी न हो, कोई मूर्खतापूर्ण काम करने की कोशिश न करें। पहले तो बैफोमेट को समझ में नहीं आया कि एल्ड्राकर क्या कहना चाह रहा था, लेकिन जब उसने मकबरे के द्वार पर लगाए गए प्रतिबंधों के बारे में सोचा तो उसे तुरंत समझ आ गया कि एल्ड्राकर क्या कहना चाह रहा था। केवल वे लोग जो रैंक 3 से नीचे हैं, वे प्रवेश द्वार से होकर मकबरे में प्रवेश कर सकते हैं। रैंक 2 से ऊपर का कोई भी व्यक्ति मकबरे में प्रवेश नहीं कर सकता क्योंकि इसके प्रवेश द्वार पर प्रतिबंध हैं। अधिकांश कोर इवॉल्वर इन प्रतिबंधों को तोड़ नहीं सकते, लेकिन अभी भी कुछ शक्तिशाली रैंक 5 और रैंक 6 कोर इवॉल्वर हैं जो इन प्रतिबंधों को तोड़ सकते हैं और पोर्टल के माध्यम से मकबरे में प्रवेश कर सकते हैं। लेकिन इन लोगों ने पोर्टल पर लगाए गए प्रतिबंधों को कभी नहीं तोड़ा क्योंकि जिस क्षण उन्होंने प्रतिबंध तोड़े, इस बात की बहुत अधिक संभावना थी कि मकबरे का पोर्टल पूरे आयाम के साथ ढह जाएगा। NO12BIN.C पोर्टल का उपयोग करने के बजाय एल्ड्राकर और बैफोमेट ने पोर्टल पर लगाए गए प्रतिबंधों को तोड़े बिना शून्य स्थान के माध्यम से मकबरे में प्रवेश किया। लेकिन अगर उन्हें खोज लिया जाता और वे मकबरे के नियमों का विरोध करते, तो मकबरे के पोर्टल पर लगाए गए प्रतिबंध सबसे अधिक संभावना से ट्रिगर हो जाते, जिसके परिणामस्वरूप पूरे आयाम के साथ पोर्टल का विनाश हो जाता। बैफोमेट मूर्ख नहीं था और वह मकबरे का महत्व भी जानता था। हालांकि मकबरे के अंदर ऐसी बहुत सी चीजें नहीं थीं जो उसे व्यक्तिगत रूप से मदद कर सकती थीं, लेकिन उसकी सेना के लिए यह पूरी तरह से अलग था। आपको स्पष्ट बात कहने की जरूरत नहीं है। मैं भी बिना किसी कारण के मकबरे को नष्ट नहीं करना चाहता, बैफोमेट ने एक सपाट आवाज में कहा क्योंकि उसने उनके चारों ओर बंजर भूमि को देखा। उसने आसमान की ओर देखा और अपने सिर के ऊपर चमकते सूरज को देखकर वह तुरंत समझ गया कि वे कहाँ हैं। तो हम मकबरे की तीसरी परत में हैं। एल्ड्राकर ने बहुत पहले ही धधकते सूरज को देखा था।
भले ही वे अपनी आध्यात्मिक इंद्रियों का उपयोग नहीं कर रहे थे, फिर भी वे अपने आसपास के कुछ हजार किलोमीटर के क्षेत्र को महसूस कर सकते थे, और ये देखकर कि उनके आसपास के सबसे शक्तिशाली राक्षस सिर्फ मध्य स्तर के रैंक 2 थे, उनके अनुमान की पुष्टि हुई कि वे तीसरी परत में थे। चलो पहले दूसरी परत पर चलते हैं। वीडियो में आसमान अंधेरा और उदास था, जो दर्शाता है कि घटना मकबरे की दूसरी परत में हुई थी। एल्ड्राकर की बात सुनकर बैफोमेट ने अपना सिर हिलाया, क्योंकि वह भी यही सोच रहा था। वह ये भी जानना चाहता था कि कुछ दिन पहले क्या हुआ था और जोडा और दूसरे राक्षस कैसे मरे थे। हालांकि वे दोनों पहली बार मकबरे में दाखिल हुए थे, लेकिन ऐसा नहीं था कि उन्हें इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी। उनके पास जो जानकारी थी उसका इस्तेमाल करते हुए उन्होंने जल्द ही दूसरी परत की दिशा की पुष्टि की और आगे बढ़ गए। एल्ड्राकर और बैफोमेट सिर्फ आगे बढ़ने के लिए अपनी शारीरिक शक्तियों का इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन फिर भी उनकी गति बिल्कुल भी धीमी नहीं थी। दूसरी परत की ओर बढ़ते समय उन दोनों ने कई कोर इवॉल्वर्स की आभा महसूस की, जो मकबरे में दाखिल हो चुके थे और अभी भी तीसरी परत में थे, लेकिन एल्ड्राकर और बैफोमेट ने उन्हें पूरी तरह से अनदेखा कर दिया और आगे बढ़ते रहे। बैफोमेट और एल्ड्राकर के इन कोर इवॉल्वर्स को अनदेखा करने के मुख्य रूप से 2 कारण थे। सबसे पहले, ये कोर इवॉल्वर्स अभी भी तीसरी परत में थे, जिसका मतलब है कि उन्हें दूसरी परत में हुई घटना के बारे में बहुत ज्यादा जानकारी नहीं होगी। दूसरा कारण ये था कि वे इस तथ्य को उजागर नहीं करना चाहते थे कि वे मकबरे में प्रवेश कर चुके हैं। हालांकि एल्ड्राकर और बैफोमेट किसी से नहीं डरते थे, लेकिन वे दोनों जानते थे कि अगर यह जानकारी उजागर हो गई तो यूटोपिया में बहुत अराजकता पैदा हो जाएगी। यही कारण है कि उन्होंने इन लोगों से बचने का फैसला किया, क्योंकि वे दोनों जानते थे कि अगर वे उनके सामने आए तो ये लोग मकबरे से निकलने के बाद अपने अपने गुटों को उनके बारे में जरूर बताएंगे। मकबरे में प्रवेश करते ही एल्ड्राकर और बैफोमेट तीसरी परत के सबसे बाहरी क्षेत्र में दिखाई दिए, और हालांकि तीसरी परत पहली और दूसरी परतों जितनी बड़ी नहीं थी, फिर भी उन दोनों को अपनी अत्यधिक तेज गति के बावजूद दूसरी परत तक पहुंचने में पूरा 1 दिन लग गया। ऐसा लगता है कि यह घटना वास्तव में दूसरी परत में हुई थी। बैफोमेट ने दूसरी परत के उदास आसमान को देखकर अपनी आंखों में तीखी नजर डालते हुए कहा। एल्ड्राकर ने बैफोमेट की बात सुनकर अपना सिर हिलाया। चलो मेरे बेटे वोइट्सकार को ढूंढते हैं, उसे उस दिन जो कुछ भी हुआ था सब पता होना चाहिए, वोइट्सकार ड्रैगन ने कहा, और वे दोनों एक बार फिर आगे बढ़ गए। दूसरी परत पहली परत से कहीं ज्यादा बड़ी थी और वोइट्सकार को ढूंढना आसान काम नहीं था। उसे ढूंढते समय बैफोमेट और एल्ड्राकर ने कई अन्य कोर इवॉल्वर्स को देखा, लेकिन चूंकि वे यह नहीं बताना चाहते थे कि वे मकबरे में प्रवेश कर चुके हैं, इसलिए उन्होंने उन्हें अनदेखा कर दिया। अपनी खोज शुरू करने के 5 दिन बाद बैफोमेट और एल्ड्राकर दूसरी परत के अंदरूनी क्षेत्र में पहुंचे और आखिरकार वोइट्सकार को देखा। अध्याय 933 उजागर भाग 2। भाड़ में जाओ, मैं यहाँ से निकल जाना चाहता हूँ और जितनी जल्दी हो सके पिताजी को उस राक्षस के बारे में बताना चाहता हूँ। छोटे काले बाल, हरी आंखें और बैंगनी ड्रैगन तराजू से ढके हाथों वाला एक आदमी अंदर से सोचता हुआ कब्र की दूसरी परत के गहरे क्षेत्र में चला गया। अगर मैंने जो रिकॉर्ड पढ़े हैं वे सही हैं और उसने जिन काले मरे हुओं को बुलाया है वे वास्तव में छाया मरे हुए हैं, तो वह आदमी है, वॉइट्सकार ने खुद से कहा और बेचैन हो गया, ये सोचकर कि अगर उसका अनुमान सही था तो यूटोपिया में बहुत सी चीजें बदल जाएंगी। भागने के बाद, या बल्कि छाया दुनिया से बाहर मुक्का मारे जाने के बाद, वॉइट्सकार गंभीर रूप से घायल हो गया। हालांकि इवान ने उस पर केवल आखिरी सेकंड में हमला किया था, लेकिन उसके हमले इतने शक्तिशाली थे कि वॉइट्सकार के अधिकांश आंतरिक अंग बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए थे, और उच्च स्तरीय रैंक 3 उपचार औषधि का उपयोग करने के बाद भी उसे पूरी तरह से ठीक होने में 5 दिन लग गए। एक बार जब वह होश में आया तो उसने पाया कि 5 या 6 लोगों के अलावा इवान का सामना करने वाले ज्यादातर कोर इवॉल्वर मर चुके थे, जिनमें उसके 50 ड्रैगन अधीनस्थ भी शामिल थे। घटना के बाद वोइट्सकार, ब्लेज, एम्बर, नोएल, वाल्टर और अन्य जैसे ज्यादातर शीर्ष कोर इवॉल्वर उस दिन क्या हुआ इस पर चर्चा करने के लिए एकत्र हुए। हालांकि वाल्टर एल्व्स का नेता ने लड़ाई में हिस्सा नहीं लिया था और न ही वह घटना के दौरान वहां था, क्योंकि इवान और अन्य लोगों के बीच लड़ाई शुरू होने से पहले ही वह वहां से चला गया था, लेकिन उसने भी चर्चा में हिस्सा लिया क्योंकि लड़ाई के दौरान इवान ने कई एल्व्स को मार डाला था। जो कुछ भी हुआ उस पर चर्चा करने के बाद वे सभी एक ही निष्कर्ष पर पहुंचे, इवान किसी तरह शैडो मोनार्क से संबंधित था, क्योंकि उन सभी ने शैडो अनडेड और उसके बेतुके पावर लेवल के बारे में पढ़ा था। लड़ाई के दौरान इवान भेस का उपयोग नहीं कर रहा था और अपने मूल रूप में उनके सामने आया, इसलिए उन्होंने ये भी पाया कि इवान वही व्यक्ति था जिस पर ब्लडमून ऑक्शन हाउस ने इनाम रखा था। आपस में चर्चा करने के बाद नोएल और अन्य लोगों ने उससे दूर रहने और मकबरे से निकलने के बाद अपने अपने गुटों को उसके बारे में सूचित करने का फैसला किया। जाहिर है उनमें से अधिकांश इवान से डरते थे और सोचते थे कि मकबरा बंद होने से पहले वह उन्हें ढूंढने आएगा और उन्हें खत्म कर देगा। हालांकि वे डरे हुए थे और मकबरा बंद होने तक बाकी समय साथ रहना चाहते थे, ताकि अगर वे गलती से उससे मिल जाएं तो वे एक दूसरे की मदद कर सकें, लेकिन वे अपने अभिमान और अहंकार के कारण इसे जोर से नहीं कह पा रहे थे।
चाहे वो वोइट्सकार हो या कोई और व्यक्ति जिसने चर्चा में भाग लिया, वे सभी मकबरे में प्रवेश करने वाले शीर्ष स्तरीय कोर इवॉल्वर्स में से थे, और उनमें से कोई भी खुले तौर पर यह स्वीकार नहीं करना चाहता था कि वे डरे हुए थे और किसी अन्य व्यक्ति के साथ मिलकर काम करना चाहते थे। परिणामस्वरूप चर्चा के बाद उनमें से अधिकांश अपने अपने रास्ते चले गए। आर्चीबाल्ड जैसे कुछ लोग, जो बॉनो के नेता थे, दूसरी परत को छोड़कर तीसरी परत में वापस आ गए क्योंकि वह उस राक्षस से नहीं मिलना चाहते थे जिसने मेचेरॉइड्स के नेता मैक्सिमिलियन को मार डाला था। वॉल्ट्सकार भी इवान से बचने के लिए चुपचाप दूसरी परत के बाहरी क्षेत्र में रहने की योजना बना रहा था, लेकिन कुछ दिनों के बाद उसने सुना कि किसी ने इवान को अपने तीसरे रैंक के पालतू जानवर के साथ पहली परत की ओर जाते देखा है। ये पुष्टि करने के बाद कि यह जानकारी वास्तव में सही थी और इवान पहली परत पर चला गया, वॉल्ट्सकार दूसरी परत के बाहरी क्षेत्र में नहीं रहा और दूसरी परत के गहरे क्षेत्र का पता लगाने का फैसला करते हुए और भी आगे बढ़ गया। हालांकि घटना को 1 महीने से अधिक समय हो चुका था और वॉल्ट्सकार पहले जितना डरा हुआ नहीं था, फिर भी वह जल्द से जल्द मकबरे से निकलकर एल्ड्राकर को इसके बारे में बताना चाहता था क्योंकि वह इस खबर के महत्व से पूरी तरह वाकिफ था। शैडो मोनार्क से संबंधित कोई व्यक्ति या वोइट्सकार ने मन ही मन सोचा और एक और संभावना पर विचार किया, लेकिन जैसे ही यह संभावना उसके दिमाग में आए, उसने तुरंत अपना सिर हिला दिया। ऐसा कोई तरीका नहीं है कि वे एक ही व्यक्ति हों। अभिलेखों के अनुसार शैडो मोनार्क मेरे पिता से भी अधिक शक्तिशाली था, लेकिन यह व्यक्ति, वोइट्सकार ने कहा और एक गहरी सांस ली, वह सिर्फ रैंक 1 कोर रिवॉल्वर है। ये बिल्कुल असंभव है कि वे एक ही व्यक्ति हों। बिल्कुल असंभव क्या है? जब वोइट्सकार अपने विचारों में खोया हुआ था, तभी उसने अपने पीछे से एक जानी पहचानी आवाज सुनी और चौंक गया। पिता! वोइट्सकार ने पलटकर देखा और एल्ड्राकर और बैफोमेट को अपने से कुछ ही दूरी पर खड़े देखा। आप कैसे? एल्ड्राकर और बैफोमेट को देखकर वोइट्सकार के चेहरे पर हैरानी की लकीर उभरी क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि वे कब्र में कैसे घुस आए। लेकिन हालांकि वह चौंक गया था, लेकिन उसे खुद को संभालने में ज्यादा समय नहीं लगा और उसने जल्दी से उनके सामने अपना सिर झुका लिया। अगर एल्ड्राकर अकेला होता तो उसे इन औपचारिकताओं की परवाह नहीं होती, लेकिन चूंकि वह बैफोमेट के साथ था, जो कि राक्षसों का वर्तमान सम्राट था, इसलिए वोइट्सकार के लिए बुनियादी सम्मान दिखाना जरूरी था। एल्ड्राकर ने वोइट्सकार की ओर सिर हिलाया और चुपचाप अपने बेटे को देखा। हालांकि वह अभी अभी आया था और उससे बात भी नहीं की थी, लेकिन एक नज़र से ही वह बता सकता था कि वोइट्सकार की मानसिक स्थिति स्थिर नहीं थी और वह तनाव में था। इसके अलावा वोइट्सकार को तब तक उनकी मौजूदगी का एहसास भी नहीं हुआ जब तक कि एल्ड्राकर ने उसे आवाज़ नहीं दी, जिससे पता चलता है कि उसका ध्यान कितना भटका हुआ था। मन में था, तो तुम इतनी गहराई से क्या सोच रहे थे कि तुम्हें अपने आसपास का भी ध्यान नहीं था? अगर हमारी जगह कोई राक्षस होता तो तुम उससे गंभीर रूप से घायल हो जाते। हालांकि दूसरी परत में कोई मध्य स्तर या शीर्ष स्तर रैंक 3 राक्षस नहीं थे, फिर भी कुछ शुरुआती स्तर रैंक 3 राक्षस थे। भले ही वोइट्सकार शक्तिशाली था, एल्ड्राकर जानता था कि अगर शुरुआती स्तर रैंक 3 राक्षस अचानक उस पर घात लगाता है तो उसका बेटा बिना किसी चोट के नहीं निकलेगा। एल्ड्राकर का सवाल सुनकर वोइट्सकार के हाव भाव बदल गए और उसने जल्दी से कब्र में हुई चीजों के बारे में सोचा। मुझे नहीं पता कि पिता कब्र में कैसे घुसे, लेकिन अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसने खुद से सोचा और बिना कुछ छिपाए एल्ड्राकर को इवान के बारे में सब कुछ बता दिया। अध्याय 934 उजागर भाग 3। वोइट्सकार ने एल्ड्राकर और बैफोमेट को वह सब कुछ बताया जो लगभग 1.5 महीने पहले हुआ था। जब उसने बोलना समाप्त किया तो बैफोमेट और एल्ड्राकर की आंखें खुली हुई थीं। रैंक 6 ड्रैगन और दानव ने एक दूसरे को देखा और दोनों एक दूसरे की आंखों में सदमे को देख सकते थे। एक रैंक 1 कोर रिवॉल्वर ने 2 रैंक 3 राक्षसों सहित विभिन्न जातियों के सैकड़ों रैंक 2 कोर रिवॉल्वर को मार डाला। क्या आप हमसे मजाक कर रहे हैं? वे दोनों यूटोपिया के शीर्ष पावर हाउस में से थे और जानते थे कि उनके लिए भी रैंक 1 कोर रिवॉल्वर होने पर रैंक 3 राक्षसों के साथ साथ सैकड़ों रैंक 2 कोर रिवॉल्वर को मारना असंभव होता। एक पल के लिए उन दोनों ने सोचा कि वोइट्सकार उन्हें बेवकूफ़ बना रहा है, लेकिन वे जानते थे कि उसके पास झूठ बोलने का कोई कारण नहीं है। हालांकि एल्ड्राकर और बैफोमेट सदमे में थे, वे दोनों अभी भी अपनी जातियों के शासक थे, इसलिए उन्हें अपने सदमे की स्थिति से बाहर आने और अपना संयम वापस पाने में 3 सेकंड से अधिक समय नहीं लगा। क्या आपके पास उसकी तस्वीर है? एल्ड्राकर ने अपने चेहरे पर गंभीर भाव के साथ पूछा। एल्ड्राकर की बात सुनकर वोइट्सकार ने अपना सिर हिलाया और अपनी स्टोरेज रिंग से एक क्रिस्टल निकाला। जब उसने क्रिस्टल को सक्रिय किया तो उसने इवान की एक होलोग्राफिक छवि दिखाई, जिसे ब्लडमून नीलामी ने तब जारी किया था जब उन्होंने उसके सिर पर इनाम की घोषणा की थी। छवि को देखने पर बैफोमेट की प्रतिक्रिया काफी शांत थी और उसने बस उसे संकुचित आंखों से देखा। लेकिन बैफोमेट के विपरीत जब एल्ड्राकर ने छवि देखी तो उसकी पुतलियां सिकुड़ गईं और उसके चेहरे का सारा रंग उड़ गया। एल्ड्राकर की असामान्य प्रतिक्रिया देखकर वोइट्सकार और बैफोमेट हैरान रह गए। क्या हुआ? बैफोमेट ने अपने चेहरे पर शिकन के साथ पूछा।
एल्ड्राकर ने बैफोमेट के सवाल का जवाब नहीं दिया और अपने चेहरे पर खोए हुए भाव के साथ होलोग्राफिक छवि को देखा। कुछ हजार साल पहले की कुछ यादें उसके दिमाग में फिर से उभर आईं और जितना अधिक वह इसके बारे में सोचता उसका चेहरा उतना ही बदसूरत होता जाता। एल्ड्राकर के हाव भाव हर गुजरते सेकंड के साथ खराब होते देख बैफोमेट को अचानक कुछ सूझा और उसने होलोग्राफिक छवि को एक बार फिर देखा। मुझे मत बताओ कि यह आदमी, बैफोमेट ने मन ही मन कहा और छवि को देखने का उसका तरीका बदल गया। मेरे विपरीत, जिसने कभी शैडो मोनार्क को व्यक्तिगत रूप से नहीं देखा, एल्ड्राकर उससे कई बार मिल चुका था और उसके साथ संघर्ष भी कर चुका था। उसके हाव भाव से ऐसा लगता है कि इस होलोग्राफिक छवि में मौजूद व्यक्ति शैडो मोनार्क जैसा दिखता है। जब वोइट्स्कार ने बैफोमेट और एल्ड्राकर को इवान के बारे में बताया तो उनमें से किसी ने भी नहीं सोचा था कि वह व्यक्ति शैडो मोनार्क ही है। एल्ड्राकर ने सोचा कि इवान शायद कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है जिसके पास शैडो मोनार्क के समान कौशल हो, लेकिन उसके मन में कभी यह विचार नहीं आया कि वह वही व्यक्ति है। आखिरकार वह शैडो मोनार्क को बहुत अच्छी तरह से जानता था और उसकी शक्ति के स्तर से अवगत था। उसके लिए ये सोचना असंभव था कि वही व्यक्ति किसी तरह रैंक 1 कोर रिवॉल्वर बन गया। जहां तक बैफोमेट का सवाल है, वोइट्स्कार की बात सुनकर उसने तुरंत उस व्यक्ति के बारे में सोचा जिसने निचली दुनिया में उसके सार क्लोन को नष्ट कर दिया था। वोइट्स्कार के अनुसार घटना को अंजाम देने वाले व्यक्ति का पद बहुत ऊंचा नहीं था। ये दर्शाता है कि वह कुछ समय पहले ही टॉवर ऑफ असेंशन का उपयोग करके यूटोपिया में आया होगा। हालांकि वोइट्स्कार ने उसे जो छवि दिखाई थी वह उसके सार क्लोन की स्मृति में देखे गए व्यक्ति से काफी अलग थी। उसने इसके बारे में बहुत अधिक नहीं सोचा, यह मानते हुए कि रैंक 1 कोर रिवॉल्वर बनने के बाद उसके कोर के विकास के कारण उसकी उपस्थिति बदल गई होगी। लेकिन एल्ड्राकर की अभिव्यक्ति को देखते हुए, जो ऐसा लग रहा था जैसे उसने कोई भूत देखा हो, बैफोमेट अब अपने अनुमान के बारे में निश्चित नहीं था। उसकी नज़र में, हालांकि जिस व्यक्ति ने उसके सार क्लोन को नष्ट किया था उसकी शैडो मोनार्क से कई समानताएं थीं, लेकिन उसने दोनों के एक ही व्यक्ति होने की संभावना पर विचार नहीं किया। लेकिन अगर छवि में मौजूद व्यक्ति वास्तव में शैडो मोनार्क जैसा दिखता था तो चीजें पूरी तरह से अलग थीं। अरे चुप हो जाओ, बैफोमेट ने एल्ड्राकर की पीठ पर हल्के से थप्पड़ मारा जिससे वह होश में आ गया। हाँ, एल्ड्राकर अचानक हुए थप्पड़ से चौंक गया और बैफोमेट को खाली भाव से देखने लगा। बैफोमेट ने एल्ड्राकर की खाली नज़र की परवाह नहीं की और गंभीर स्वर में पूछा, क्या तुम इस व्यक्ति को जानते हो? एल्ड्राकर ने बैफोमेट की बात सुनकर एक जटिल भाव दिखाया और धीमी आवाज में कहा, उसकी शक्ल उस कमीने से बहुत मिलती जुलती है। जैसा मैंने सोचा था। एल्ड्राकर की बात सुनकर बैफोमेट ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं और उसके चेहरे पर एक विचारशील भाव दिखाई दिया। क्या तुम्हें लगता है कि वे एक ही व्यक्ति हैं? उसने एक पल बाद पूछा। असंभव, एल्ड्राकर ने बिना किसी हिचकिचाहट के इनकार कर दिया। मुझे नहीं पता कि वह उसके जैसा क्यों दिखता है या वह छाया मरे हुओं को क्यों बुला सकता है, लेकिन उन दोनों का एक ही व्यक्ति होना बिल्कुल असंभव है। वह व्यक्ति रैंक 6 के शिखर पर था, तो ये रैंक 1 कोर रिवॉल्वर उसके जैसा व्यक्ति कैसे हो सकता है? एल्ड्राकर की बात सुनकर बैफोमेट भौंचक्का रह गया और गहरी सोच में पड़ गया। मुझे नहीं पता कि शैडो मोनार्क किस तरह का व्यक्ति था, लेकिन सिर्फ इस तथ्य से कि इस व्यक्ति ने रैंक 3 राक्षसों के साथ मकबरे में प्रवेश करने वाले सैकड़ों शीर्ष स्तरीय कोर रिवॉल्वर को मार डाला, मैं कह सकता हूं कि वह उससे भी ज्यादा खतरनाक हो सकता है। बैफोमेट ने वोइट्स्कार की ओर देखा जो बिना कुछ कहे उनकी बातचीत सुन रहा था और उसने गहरी आवाज में पूछा, वह अब कहाँ है? बैफोमेट की बात सुनकर वोइट्स्कार ने एल्ड्राकर की ओर देखना बंद कर दिया, जो इवान की छवि देखकर स्पष्ट रूप से स्तब्ध था, और उसने उत्तर दिया, जहां तक मुझे पता है वह लगभग 1 महीने पहले पहली परत में प्रवेश कर गया था। पहली परत? बैफोमेट ने वोइट्स्कार की बात सुनकर भौहें चढ़ाईं क्योंकि उसे उम्मीद नहीं थी कि रैंक 1 कोर रिवॉल्वर पहली परत में प्रवेश करने की हिम्मत करेगा, लेकिन जब उसने सोचा कि कैसे इवान ने सैकड़ों शीर्ष स्तरीय कोर रिवॉल्वर को मार डाला तो उसे जो आश्चर्य महसूस हो रहा था वह तुरंत गायब हो गया। चलो पहली परत पर चलते हैं और उससे व्यक्तिगत रूप से मिलते हैं, उसने एल्ड्राकर से गंभीर आवाज में कहा। एल्ड्राकर ने बैफोमेट की बात सुनकर अपना सिर हिलाया और मना नहीं किया क्योंकि उसे कई बातें पुष्टि करनी थी और इसके लिए उसे इवान से मिलना था। अपना मन बनाने के बाद एल्ड्राकर और बैफोमेट दोनों ने वोइट्स्कार को अलविदा कहा और पहली परत की ओर दौड़ पड़े। अध्याय 935 ब्रेकर पिल लेना। उच्च स्तरीय रिकवरी पोशन लेने के बाद इवान को अपनी चरम स्थिति में वापस आने में लगभग 1 घंटा लगा। उच्च स्तरीय रिकवरी पोशन के प्रभाव में उसकी सारी आध्यात्मिक शक्ति पूरी तरह से बहाल हो गई और वह जो थकान महसूस कर रहा था वह भी गायब हो गई। एक बार जब वह पूरी तरह से स्वस्थ हो गया तो उसने पिल की बोतल से इंद्रधनुषी रंग की ब्रेकर पिल निकाली। यहाँ कुछ नहीं है, इवान ने धीमी आवाज में कहा और पिल को अपने मुंह में फेंक दिया। जिस क्षण ब्रेकर पिल उसके मुंह में गई और उसकी जीभ को छुआ, वह ऊर्जा की एक लहर में बदल गई और उसके प्राइमोडियल मोनार्क कोर की ओर बढ़ गई।
आमतौर पर एक बार जब कोई अपना डोमेन बनाना समाप्त कर लेता है तो उसका कोर और ऊर्जा वलय के बीच नए बनाए गए ऊर्जा मार्गों के कारण काफ़ी समय तक अस्थिर अवस्था में रहता है। इसकी अस्थिर अवस्था के कारण लोगों को फिर से आगे बढ़ने के बारे में सोचने से पहले लंबे समय तक प्रतीक्षा करने की आवश्यकता होती है। लेकिन इवान को वास्तव में इसकी परवाह नहीं थी। कारण एफ रैंक शिकारी से रैंक 1 कोर इवॉल्वर तक की अपनी यात्रा के दौरान उनके कोर में कभी भी अस्थिरता के लक्षण नहीं दिखे। यहाँ तक कि जब वह अरोरा वर्ल्ड में थे तब भी अन्य लोगों को अगले स्तर पर आगे बढ़ने के बाद अपने कोर को स्थिर करने की आवश्यकता थी। लेकिन उनका कोर अलग था। जब तक वह इसे पर्याप्त ऊर्जा प्रदान करते रहे तब तक वह अपने कोर की अस्थिरता के बारे में चिंता किए बिना अगले रैंक पर आगे बढ़ सकते थे। उन्होंने ऑक्टेवियस से ब्रेकर पिल बनाने के लिए इसलिए कहा था क्योंकि उन्हें कम से कम 90% यकीन था कि अपना डोमेन बनाने के बाद भी उनका कोर अस्थिरता के कोई लक्षण नहीं दिखाएगा। चूंकि उन्हें यकीन था कि उनका कोर अस्थिर नहीं होगा, इसलिए वह अपने डोमेन को जोन में विकसित करना चाहते थे और पहली परत के केंद्रीय क्षेत्र में राक्षसों का सामना करने से पहले रैंक 2 कोर इवॉल्वर तक पहुंचना चाहते थे। डोमेन और जोन एक दूसरे से बहुत अलग नहीं हैं। सरल शब्दों में, जोन डोमेन का एक विकसित रूप है। एक बार जब डोमेन जोन में विकसित हो जाता है तो डोमेन द्वारा प्रदान की जाने वाली सभी क्षमताएं बहुत मजबूत हो जाएंगी और उपयोगकर्ता का अपनी वैचारिक ऊर्जा पर नियंत्रण बढ़ जाएगा। ब्रेकर पिल द्वारा जारी ऊर्जा की मात्रा बहुत ज्यादा थी। भले ही इवान का भौतिक शरीर शक्तिशाली था, फिर भी जब गोली की ऊर्जा उसके शरीर के अंदर पहुंची तो उसे पूरे शरीर में झुनझुनी जैसा दर्द महसूस हुआ। जैसे ही गोली की ऊर्जा उसके कोर की ओर बढ़ी, उसकी शून्य ऊर्जा वलय और प्राइमोडियल मोनाक कोर की घूमने की गति अचानक बढ़ गई। NO12BN.C ओम। इवान ने अपने शरीर में प्रवेश करने वाली बड़ी मात्रा में ऊर्जा के कारण होने वाली असहज भावना का विरोध किया और ब्रेकर पिल की ऊर्जा को सावधानीपूर्वक निर्देशित किया ताकि यह उसके कोर और ऊर्जा वलय के बीच नए बनाए गए ऊर्जा मार्गों को नष्ट न करे। इवान के मार्गदर्शन में ब्रेकर पिल की ऊर्जा उसके प्राइमोडियल मोनाक कोर में प्रवेश कर गई। हालांकि उसके कोर ने इस ऊर्जा को अवशोषित नहीं किया, इसके बजाय इसने इसे नए बनाए गए ऊर्जा मार्गों के माध्यम से शून्य ऊर्जा वलय की ओर भेज दिया। जिस क्षण ब्रेकर पिल की ऊर्जा शून्य ऊर्जा वलय के संपर्क में आए, इवान का डोमेन अपने आप सक्रिय हो गया और एक पल में पूरी गुफा को कवर कर लिया। ऑक्टेवियस पहले ही इवान की आत्मा के अंदर वापस जा चुका था, इसलिए वह डोमेन से अप्रभावित था। जैसे ही ब्रेकर पिल की ऊर्जा शून्य ऊर्जा वलय में प्रवेश करती है, शून्य ऊर्जा वलय का आकार बढ़ने लगता है और यह अस्थिरता के संकेत दिखाते हुए हिंसक रूप से हिलने लगता है। इवान ने शून्य वलय में प्रवेश करने वाली ऊर्जा की मात्रा को नियंत्रित किया और साथ ही इसे स्थिर करने के लिए अपनी आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग किया। इवान के सटीक नियंत्रण में शून्य ऊर्जा वलय ने ब्रेकर पिल की शक्ति को अवशोषित करना शुरू कर दिया। जैसे ही शून्य ऊर्जा वलय ने गोली की ऊर्जा को अवशोषित किया, इवान का डोमेन जिसे उसने गुफा के अंदर छोड़ा था और भी अधिक शक्तिशाली होने लगा। उसके डोमेन का आकार तेजी से बढ़ा, लेकिन चूंकि यह गुफा की दीवारों के कारण विस्तार नहीं कर सका, इसलिए इसकी शक्ति गुफा के भीतर केंद्रित हो गई। अगले कुछ घंटों के लिए इवान ने ब्रेकर पिल की शक्ति को अपने शून्य ऊर्जा वलय की ओर निर्देशित किया। साथ ही उसने अपनी आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग शून्य ऊर्जा को स्थिर रखने के लिए किया, क्योंकि यह गोली से ऊर्जा को अवशोषित कर रही थी और अपनी सीमा के करीब पहुंच रही थी। भले ही उसकी आध्यात्मिक शक्ति बहुत अधिक थी, इवान कुछ घंटों तक शून्य ऊर्जा वलय की स्थिरता बनाए रखने के बाद भी थका हुआ महसूस करने लगा। हालांकि वह महसूस कर सकता था कि उसका डोमेन अपनी सीमा तक पहुंच रहा था और एक बार ऐसा होने पर उसके लिए इसे एक जोन में विकसित करने का समय आ गया था। लगभग 1 घंटे बाद शून्य ऊर्जा वलय अपनी सीमा पर पहुंच गया और ब्रेकर पिल से ऊर्जा को अब और अवशोषित नहीं कर सका। जब इवान ने देखा कि उसका शून्य ऊर्जा वलय अधिक ऊर्जा को अवशोषित नहीं कर सकता, तो उसने ब्रेकर पिल की ऊर्जा को उसकी ओर निर्देशित करना बंद कर दिया और इसके बजाय अपने प्राइमोडियल मोनाक कोर को इसे अवशोषित करने दिया। जैसे ही उसके कोर ने गोली की ऊर्जा को अवशोषित किया, वह भी आगे बढ़ने लगा और रैंक 1 के शिखर की सीमा की ओर बढ़ गया। 3 घंटे बाद ब्रेकर पिल की शेष ऊर्जा इवान के प्राइमोडियल मोनाक कोर द्वारा अवशोषित कर ली गई और यह रैंक 1 के शिखर की पूर्ण सीमा पर था। उसके कोर के अलावा इवान का डोमेन भी ब्रेकर पिल की ऊर्जा को अवशोषित करने के बाद अपनी सीमा पर पहुंच गया और एक जोन में विकसित होने के लिए तैयार था। उसके डोमेन को जोन में विकसित होने के लिए बस एक धक्का की आवश्यकता थी, और जिस क्षण यह विकसित हुआ, उसके कोर पर प्रतिबंध भी टूट गए, जिससे ये रैंक 2 कोर में विकसित हो गया। बस एक हल्का सा धक्का और मैं आगे बढ़ सकता हूँ, इवान ने मन ही मन कहा, और उसे पहले से ही अंदाजा था कि उसे क्या करना है। उसकी परछाई थोड़ी झिलमिलाई और उसमें से एक छोटा बैंगनी क्रिस्टल निकला। अपनी आंखें बंद किए हुए इवान ने क्रिस्टल को अपने हाथों में पकड़ा और उसमें अपना विश्वसार डाला। जैसे ही उसने अपना विश्वसार उसमें डाला, बैंगनी क्रिस्टल एक गहरे बैंगनी तरल में पिघल गया और इवान के हाथ में रिस गया। उसके हाथ से उसके शरीर में प्रवेश करने पर गहरा बैंगनी तरल उसकी शून्य ऊर्जा वलय की ओर बढ़ा और जल्द ही उसमें विलीन हो गया।
जिस क्षण गहरा बैंगनी तरल उसकी शून्य ऊर्जा वलय में विलीन हुआ, इवान को लगा कि शून्य ऊर्जा के बारे में कुछ जानकारी उसके दिमाग में प्रवेश कर रही है, जिससे शून्य ऊर्जा के बारे में उसकी समझ थोड़ी बढ़ गई। जैसे जैसे शून्य ऊर्जा के बारे में उसकी समझ बढ़ती गई, उसके आदिम सम्राट कोर से जुड़ी शून्य ऊर्जा वलय हिलने लगी और धमाका, एक छोटी सी धमाकेदार आवाज के साथ उसका डोमेन एक जोन में विकसित होने लगा। अध्याय 936 रैंक 2 और दायरे ग्लिफ का प्रभाव भाग 1। शून्य क्रिस्टल निम्न स्तर शून्य स्थान की शून्य ऊर्जा के कारण निर्मित एक अत्यंत दुर्लभ क्रिस्टल। इस क्रिस्टल को परिष्कृत करने से शून्य की वैचारिक ऊर्जा के बारे में आपकी समझ में 1% की वृद्धि हो सकती है। जब इवान पहली बार यूटोपिया में आया तो उसे एशले से खुद को बचाने के लिए शून्य स्थान में भागना पड़ा। शून्य स्थान के अंदर रहते हुए उसे एक निम्न स्तरीय शून्य क्रिस्टल मिला जो शून्य ऊर्जा के बारे में उसकी समझ को 1% तक बढ़ा सकता था। इससे पहले ब्रेकर पिल की पूरी ऊर्जा को अवशोषित करने के बाद इवान को लगा कि उसे अपने शून्य डोमेन को एक जोन में विकसित करने के लिए बस थोड़ा सा धक्का चाहिए। जब उसने शून्य क्रिस्टल को परिष्कृत किया तो शून्य ऊर्जा के बारे में उसकी समझ 26% तक पहुंच गई, जिसने एक डोमेन की सीमा को तोड़ दिया। जिस क्षण शून्य ऊर्जा के बारे में उसकी समझ 26% के निशान पर पहुंची, उसकी शून्य ऊर्जा रिंग जो पहले से ही अपनी सीमा पर थी, अब और नहीं टिक सकी और विकसित होने लगी। चूंकि इवान का डोमेन उसके शून्य ऊर्जा वलय से जुड़ा हुआ था, इसलिए ये शून्य ऊर्जा वलय के साथ साथ विकसित होना भी शुरू हो गया। डोमेन का हल्का बैंगनी ऊर्जा क्षेत्र जो पूरी गुफा को कवर करता था, गहरे बैंगनी रंग में बदलने लगा और उसके डोमेन द्वारा छोड़ा गया दबाव धीरे धीरे बढ़ने लगा। आसपास से विश्वसार इवान के डोमेन की ओर बढ़ा और उसके द्वारा अवशोषित कर लिया गया। हालांकि विश्वसार को अवशोषित करने के बाद उसके डोमेन ने इसका उपयोग खुद को मजबूत करने के लिए नहीं किया, इसके बजाय उसने इसे अपने आदिम सम्राट कोर की ओर भेज दिया। उसका आदिम सम्राट कोर पहले से ही रैंक 1 की पूर्ण सीमा पर था, इसलिए जब उसके डोमेन ने बड़ी मात्रा में विश्वसार को उसकी ओर भेजा तो उसमें विकास के संकेत दिखने लगे। इवान जानता था कि उसका कोर रैंक 2 स्तर तक पहुंचने से बहुत दूर नहीं था, लेकिन किसी कारण से उसके डोमेन द्वारा भेजे गए विश्वसार की बड़ी मात्रा को अवशोषित करने के बाद भी वह अंतिम कदम नहीं उठा सका। उसे ऐसा लगा जैसे कोई अदृश्य जंजीरें उसके कोर को रैंक 1 की सीमाओं को तोड़कर रैंक 2 पर पहुंचने से रोक रही हैं। इवान का दिमाग तेज गति से काम कर रहा था और वह समझने की कोशिश कर रहा था कि क्या हो रहा है। 1 मिनट तक सोचने के बाद उसने अपने कोर से जुड़ी शून्य ऊर्जा रिंग को देखा और पाया कि यह अभी भी विकसित हो रही थी। शायद मुझे अपने डोमेन को जोन में पूरी तरह से विकसित करने की ज़रूरत है, तभी मेरा कोर विकसित हो सकता है। इवान ने मन ही मन सोचा और अपने आसपास के विश्वसार को अपने कोर में भेजने के बजाय उसने अपने डोमेन को इसे अवशोषित करने दिया। जिस क्षण इवान ने अपने कोर की ओर विश्वसार भेजना बंद कर दिया और अपने डोमेन को इसे अवशोषित करने दिया, उसके डोमेन की विकास गति और भी बढ़ गई। उसके शून्य ऊर्जा वलय का बैंगनी रंग गहरा होने लगा और क्षुद्रग्रह बेल्ट जैसे ऊर्जा वलय के बीच छोटे छोटे बिंदु दिखाई देने लगे जो छोटे सितारों जैसे दिखते थे। जैसे जैसे छोटे छोटे सितारे जैसे बिंदु दिखाई दिए, उसके डोमेन की शक्ति बढ़ने लगी और उसी समय इवान ने महसूस किया कि उसकी शून्य ऊर्जा का घनत्व धीरे धीरे बढ़ रहा है। उसने अपनी आध्यात्मिक इंद्रियों को छोटे छोटे सितारे जैसे बिंदुओं पर केंद्रित किया और देखा कि वे फीकी ऊर्जा तरंगें छोड़ रहे थे। सितारों द्वारा छोड़ी गई ऊर्जा तरंगें उसके शून्य ऊर्जा वलय के साथ विलीन हो गईं, जिससे उसे अगले स्तर तक विकसित होने में मदद मिली। लगभग 5 घंटे बाद उसके प्राइमोडियल मोनाक कोर के चारों ओर का पूरा शून्य ऊर्जा वलय सफेद तारे जैसे बिंदुओं से भर गया। शून्य ऊर्जा वलय के अंदर के सभी तारे फीकी ऊर्जा तरंगें छोड़ रहे थे और उसके डोमेन का विकास अपने अंत के करीब था। उसके डोमेन का आकार पहले से ही 3 गुना से ज्यादा बढ़ चुका था और अगर यह गुफा की दीवारों से प्रतिबंधित नहीं होता तो यह आसानी से लगभग 5 किलोमीटर के क्षेत्र को कवर कर लेता। 2 घंटे बाद छोटा शून्य ऊर्जा वलय सितारों से भर गया और ऐसा लग रहा था जैसे इसके अंदर एक पूरी आकाशगंगा समाहित हो। अचानक शून्य ऊर्जा वलय के अंदर के सभी तारे चमक उठे और वलय के अंदर की गहरे बैंगनी रंग की शून्य ऊर्जा तरल रूप में बदल गई। जिस क्षण शून्य ऊर्जा तरल रूप में बदल गई, इवान का डोमेन सफलतापूर्वक एक जोन में विकसित हो गया। उसी समय इवान ने अपने दिल को ढकने वाले रून को चमकते हुए देखा, ठीक उसी तरह जैसे पिछली बार जब उसने अपना डोमेन बनाया था। आपका मूल सार आपके क्षेत्र पर प्रतिक्रिया कर रहा है। आपका क्षेत्र आपके मूल सार के प्रभाव में विकसित हो रहा है। उसकी आंखों के सामने 2 समान सूचनाएं चमक उठीं, लेकिन पिछली बार के विपरीत जब मूल के रून ने उसके मूल की ओर ऊर्जा का एक विस्फोट भेजा था, इस बार मूल के रून ने किसी भी प्रकार की ऊर्जा जारी नहीं की। इवान ने मूल के रून की चमकती रूपरेखा को देखा जो धीरे धीरे उसके चेहरे पर एक खाली भाव के साथ मंद हो रही थी और कुछ ही सेकंड में मूल का चमकता हुआ रून अपनी निष्क्रिय अवस्था में वापस आ गया। मूल सार की कम मात्रा के कारण आपके क्षेत्र का विकास विफल हो गया है। अपने अधिकार में मूल सार की मात्रा को बढ़ाने के लिए मूल के धारक के रूप में अपने अधिकार को बढ़ाएं।
आपके क्षेत्र का विकास तब जारी रहेगा जब आपके पास पर्याप्त मात्रा में मूलसार होगा। इवान ने अपनी आंखों के सामने चमकने वाली 3 सूचनाओं को देखा और अपना सिर हिलाया। उसने इन सूचनाओं को नज़रअंदाज किया और अपने हीरे के आकार के प्राइमोर्डियल मोनाक कोर पर वापस ध्यान केंद्रित किया। अपने जोन के माध्यम से उसने बड़ी मात्रा में विश्वसार को अवशोषित किया और इसे एक बार फिर अपने कोर की ओर भेजा। इस बार जब विश्वसार उसके कोर के पास पहुंचा तो प्राइमोर्डियल मोनाक कोर ने जोरदार प्रतिक्रिया की और तुरंत सभी विश्वसार को अवशोषित कर लिया। विश्वसार को अवशोषित करते समय छोटे हीरे के आकार का कोर दिल की तरह धड़कने लगा और इवान ने महसूस किया कि उसके कोर को विकसित होने से रोकने वाले सभी प्रतिबंध धीरे धीरे टूट रहे हैं। 1 मिनट से भी कम समय में उसके कोर पर महसूस किए जा रहे सभी प्रतिबंध टूट गए और धमाका, एक धमाकेदार आवाज के साथ उसका कोर गहरे प्रकाश से चमक उठा और उसके सिर के ऊपर एक विश्वसार भंवर बनने लगा। उसी समय इवान की आंखों के सामने एक सूचना चमक उठी। आपका कोर एक शुरुआती स्तर रैंक 2 कोर में विकसित हो रहा है। अध्याय 937 रैंक 2 और दायरे के ग्लिफ का प्रभाव भाग 2। इवान का नाखून के आकार का, हीरे के आकार का आदिम सम्राट कोर दिल की तरह धड़क रहा था और ब्लैक होल की तरह आसपास से विश्वसार को अवशोषित कर रहा था। यह अच्छी बात थी कि गुफा के प्रवेश द्वार को ढकने वाली बाधा ने बाहर से विश्वसार के प्रवाह को अवरुद्ध नहीं किया, अन्यथा इवान को डर था कि पर्याप्त मात्रा में विश्वसार की कमी के कारण उसके कोर का विकास विफल हो सकता है। उसके सिर के ऊपर घूमता हुआ गहरे नीले रंग का भंवर एक शक्तिशाली चुंबक की तरह काम करता था और गुफा के बाहर से बड़ी मात्रा में विश्वसार को खींचता रहता था। इवान का कोर रैंक 1 की पूर्ण सीमा पर था, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि रैंक 2 कोर में विकसित होने के लिए विश्वसार की थोड़ी मात्रा ही पर्याप्त थी। भले ही यह रैंक 1 की पूर्ण सीमा पर था, फिर भी इसे अपने विकास को पूरा करने के लिए बड़ी मात्रा में विश्वसार की आवश्यकता थी। आमतौर पर अपने विकास को पूरा करने के लिए उसके कोर को विश्वसार की बड़ी मात्रा की आवश्यकता होती है, इसलिए विश्वसार को आकर्षित करने के लिए जो भंवर बनता है वह निश्चित रूप से कुछ किलोमीटर के व्यास से अधिक होता है। लेकिन गुफा की विशेष प्रकृति के कारण भंवर अपने वास्तविक आकार तक नहीं पहुंच पाया और परिणामस्वरूप ये पर्याप्त मात्रा में विश्वसार को खींचने में सक्षम नहीं था और इवान के कोर को अपना विकास पूरा करने के लिए आवश्यक समय बहुत बढ़ गया। आमतौर पर उसके कोर को अपना विकास पूरा करने में आधे घंटे से अधिक समय नहीं लगता, लेकिन विश्वसार की कम मात्रा के कारण 10 घंटे के बाद भी इवान का कोर अपना विकास पूरा नहीं कर पाया। हालांकि भंवर के छोटे आकार के कारण उसके कोर को अपना विकास पूरा करने के लिए आवश्यक समय बहुत बढ़ गया, लेकिन कोई अन्य समस्या नहीं थी और यह धीमी प्रक्रिया उसके कोर को प्रभावित नहीं कर रही थी। सुचारू प्रक्रिया के कारण इवान अपनी आध्यात्मिक इंद्रियों का उपयोग अन्य चीजों की निगरानी करने के लिए भी कर सकता था। टाइम वॉच का प्रभाव समाप्त होने में बस आधा घंटा बचा है। उसने टाइम वॉच को देखते हुए मन ही मन कहा। उद्धरण 1:20 के अनुपात के साथ ये समय क्षेत्र के अंदर 10 घंटे होंगे। मुझे उम्मीद है कि इन 10 घंटों में मेरे कोर का विकास पूरा हो जाएगा, क्योंकि मैं यहाँ बहुत अधिक समय बर्बाद नहीं करना चाहता। समय बीतता रहा और जब टाइम वॉच का प्रभाव समाप्त होने में 5 मिनट बचे थे, इवान ने देखा कि उसके सिर के ऊपर का विश्वसार भंवर विलुप्त होने लगा है। उसी समय उसके कोर की घूमने की गति बहुत बढ़ गई। आखिरकार इवान ने ये देखकर राहत की सांस ली और उसके चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कान आ गई, क्योंकि उसे पता था कि उसके कोर का विकास समाप्त होने वाला है। लगभग 2 मिनट बाद उसके ऊपर घूम रहा भंवर पूरी तरह से गायब हो गया। जिस क्षण भंवर गायब हुआ, उसके प्राइमोर्डियल मोनाक कोर की घूर्णन गति और भी बढ़ गई। उसी समय उसके शून्य ऊर्जा वलय को भरने वाले छोटे सफेद तारे चमक उठे। धमाका! इवान के शरीर से एक छोटी सी धमाकेदार आवाज निकली और तेजी से घूमते हुए प्राइमोर्डियल मोनाक कोर ने उसके शरीर को पोषण देने के लिए बड़ी मात्रा में ऊर्जा जारी की। लेकिन उसके कोर के पिछले विकासों के विपरीत, जहां उसके कोर द्वारा जारी की गई ऊर्जा सीधे उसके पूरे शरीर में फैल जाती थी, इस बार कोर द्वारा जारी की गई ऊर्जा शून्य ऊर्जा वलय के अंदर मौजूद छोटे चमकते सितारों द्वारा तुरंत अवशोषित कर ली गई। जैसे जैसे छोटे सितारों ने प्राइमोर्डियल मोनाक कोर द्वारा जारी की गई ऊर्जा को अवशोषित किया, उनका आकार बढ़ने लगा। हालांकि इवान के शून्य ऊर्जा वलय का आकार उसके नाखून के आकार के कोर से थोड़ा बड़ा था, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि उसके अंदर के सितारे भी छोटे थे। अगर कोई अपनी आध्यात्मिक इंद्रियों का उपयोग करके उसके शून्य ऊर्जा वलय को देखता, तो उसे उसके छोटे शून्य ऊर्जा वलय के अंदर एक पूरी आकाशगंगा दिखाई देती, जो हजारों सितारों से भरी हुई थी। जैसे जैसे उसके वलय के अंदर सितारों का आकार बढ़ता गया, इवान को लगा कि उसका जोन और भी शक्तिशाली हो रहा है। उसी समय चमकते सितारों को देखकर उसे अपने जोन को एक ब्रह्मपूर्ण दुनिया में कैसे विकसित किया जाए, इस बारे में कुछ संकेत मिले। ऐसा लगता है कि मेरे शून्य क्षेत्र को एक ब्रह्मपूर्ण दुनिया में विकसित करना आसान नहीं होगा। इवान ने अपने शून्य ऊर्जा वलय के अंदर चमकते सितारों को देखते हुए खुद से कहा।
लगभग 2 मिनट बाद इवान के प्राइमोर्डियल मोनार्क कोर ने ऊर्जा जारी करना बंद कर दिया और ऊर्जा वलय के अंदर के सितारों ने विस्तार करना बंद कर दिया। जब उसके कोर ने ऊर्जा जारी करना बंद कर दिया तो इवान थोड़ा उलझन में था, क्योंकि हालांकि वह पहले से अधिक मजबूत महसूस कर रहा था, उसके आंकड़े अभी भी वही थे। शून्य ऊर्जा वलय के अंदर तारों के आकार का विस्तार करके अपने क्षेत्र की शक्ति बढ़ाने के अलावा उसके आदिम सम्राट कोर द्वारा जारी ऊर्जा ने कुछ और नहीं किया। क्या मैंने विकास प्रक्रिया के दौरान कुछ गलत किया? अपने कोर द्वारा जारी ऊर्जा को देखकर उसके क्षेत्र की शक्ति में थोड़ी वृद्धि हुई, इवान ने अपने चेहरे पर शिकन के साथ सोचा। जब इवान सोच रहा था कि उसने विकास प्रक्रिया के दौरान कुछ गलत किया होगा, शून्य ऊर्जा वलय के अंदर चमकते सितारों ने ऊर्जा का एक विस्फोट जारी किया। सितारों द्वारा जारी ऊर्जा एक पल में इवान के पूरे शरीर में फैल गई और उसके शरीर की हर एक कोशिका को मजबूत करना शुरू कर दिया। सितारों द्वारा जारी ऊर्जा उसके आंतरिक अंगों, हड्डियों और रक्त के अंदर घुस गई, जिससे उसकी शारीरिक क्षमताएं बहुत बढ़ गईं। उसके शरीर के अंदर का विश्वसार संघनित हो गया और पहले से अधिक सघन हो गया। उसके कोर के अंदर आदिम छाया ऊर्जा की मात्रा बढ़ने लगी और साथ ही उसने महसूस किया कि उसकी अन्य विशेषताएं, जिसमें विश्वसार, शक्ति, चपलता आदि शामिल हैं, रैंक 1 की सीमा से मुक्त होकर बढ़ने लगी हैं। सितारों द्वारा जारी ऊर्जा अगले कुछ मिनटों तक इवान के शरीर को पोषण देती रही। लगभग 10 मिनट बाद शून्य ऊर्जा वलय के अंदर सितारों के चारों ओर की चमक कम होने लगी और 1 मिनट से भी कम समय में सभी सितारे अपनी पिछली सामान्य स्थिति में लौट आए। जैसे ही शून्य ऊर्जा वलय के अंदर के सितारे सामान्य स्थिति में लौटे, इवान की आंखों के सामने एक सूचना चमक उठी। आपका आदिम सम्राट कोर सफलतापूर्वक रैंक 2 कोर में विकसित हुआ। अध्याय 938 रैंक 2 और दायरे के ग्लिफ का प्रभाव भाग 3। आपका आदिम सम्राट कोर सफलतापूर्वक रैंक 2 कोर में विकसित हुआ। इवान ने धीरे से अपनी आंखें खोलीं और एक गहरी सांस ली। उसने अपने चेहरे के सामने अपना हाथ उठाया और अपनी मुट्ठी बंद कर ली। जिस क्षण उसने अपनी मुट्ठी बंद की, उसके चारों ओर की हवा और स्थान मुड़ गया और मुड़ गया, जिससे उसकी बहुत बढ़ी हुई ताकत का प्रदर्शन हुआ। उसके सरल हाव भाव का प्रभाव देखकर इवान के होंठ ऊपर की ओर मुड़ गए और उसने पागलों की तरह न हंसने की पूरी कोशिश की। आपको वर्ग विशिष्ट कौशल प्राप्त हुआ है, शैडो फोर्ज। आपको कौशल प्राप्त हुआ है, शैडो पपेटियर। आपको अधिकार प्राप्त हुआ है, शैडो गार्जियन। अचानक उसकी आंखों के सामने 3 और सूचनाएं चमक उठीं, जो उसे उसके नए कौशल और अधिकार के बारे में बता रही थीं। जैसे ही इवान उनकी जांच करने वाला था, उसे अचानक कुछ महसूस हुआ और उसने अपने आध्यात्मिक इंद्रियों का उपयोग करके अपने शरीर को देखा। अपनी आध्यात्मिक इंद्रियों का उपयोग करके अपने शरीर को देखने पर उसने अपनी हड्डियों पर चमकते हुए कई काले रंग के अजीब दिखने वाले ग्लिफ देखे। रियलम ग्लिफ्स। ग्लिफ को देखकर इवान ने एक भान उठाए और सोचा कि क्या हो रहा है। वह अपनी हड्डियों पर ग्लिफ देखकर आश्चर्यचकित नहीं हुआ, क्योंकि वह लंबे समय से उनके बारे में जानता था। ये ग्लिफ उसकी हड्डियों पर तब दिखाई दिए थे जब वह अरोरा वर्ल्ड में था, और अब भी वह उनके बारे में ज्यादा नहीं जानता था। अध्याय 584। उसकी हड्डियों पर उकेरे गए सभी ग्लिफ एक दूसरे से अलग थे, लेकिन अभी जब इवान ने उन्हें देखा तो उसने देखा कि सभी ग्लिफ फैल रहे थे और एक दूसरे से जुड़ रहे थे। कुछ ही सेकंड में एक ही हड्डी पर उकेरे गए ज्यादातर ग्लिफ एक दूसरे से जुड़ गए और पहले से ज्यादा रहस्यमयी लग रहे थे। आपके दायरे के ग्लिफ दूसरे चरण में आगे बढ़ गए हैं। आदिम छाया दायरे के साथ आपका संबंध मजबूत हो गया है। आपके कब्जे में आदिम छाया ऊर्जा की मात्रा 10% बढ़ गई है। प्रिमोडियल शैडो रियलम के साथ आपके मजबूत संबंध के कारण मूल के धारक के रूप में आपका अधिकार और भी मजबूत हो गया है। रियलम ग्लिफ के प्रभाव में आपका अधिकार शैडो गार्जियन रियलम गार्जियन में विकसित हो गया है। इवान ने अपनी आंखों के सामने चमकने वाली सूचनाओं को देखा और हैरान रह गया। उसने सभी सूचनाओं को ध्यान से पढ़ा और भ्रमित हो गया, क्योंकि ऐसी कई चीजें थीं जो उसे समझ में नहीं आईं। हालांकि वह भ्रमित था, इवान हैरान नहीं था, क्योंकि वह पहले से ही इस तरह की सूचनाओं को देखने का आदी था। सरल शब्दों में, ये रियलम ग्लिफ प्रिमोडियल शैडो रियलम से संबंधित हैं और मैं ग्लिफ के स्तर को आगे बढ़ाकर इसके साथ अपने संबंध को मजबूत कर सकता हूँ, इवान ने खुद से कहा और अपने चेहरे पर एक स्पष्ट भाव के साथ अपना सिर हिलाया। न केवल इतना ही, छाया क्षेत्र के साथ अपने संबंध को मजबूत करके मैं मूल के धारक के रूप में अपने अधिकार के साथ साथ अपने कब्जे में प्रिमोडियल शैडो ऊर्जा की मात्रा भी बढ़ा सकता हूँ। इवान को सबसे ज्यादा खुशी इस बात से हुई कि वह रियलम ग्लिफ के स्तर को बढ़ाकर मूल के धारक के रूप में अपने अधिकार को मजबूत कर सकता था। मूल के धारक के रूप में अपने अधिकार को बढ़ाकर वह अपने कब्जे में मूल सार की मात्रा बढ़ा सकता था। वह वास्तव में देखना चाहता था कि उसके कब्जे में पर्याप्त मात्रा में मूल सार होने के बाद उसका जोन किस तरह के विकास से गुजरेगा। नोटिफिकेशन पढ़ने के बाद इवान ने नए कौशल और उसे अभी अभी मिले अधिकार के बारे में जानकारी देखी। शैडो फोर्ज। इस कौशल का उपयोग करके आप अपनी छाया को हथियार, कवच या औजार जैसी ठोस वस्तुओं में बदल सकते हैं।
आपकी छाया का उपयोग करके बनाई गई वस्तु की शक्ति आपके कोर के स्तर पर निर्भर करती है। इवान ने शैडो फोर्ज कौशल का विवरण पढ़ा और थोड़ा आश्चर्यचकित हुआ क्योंकि यह पहली बार था जब उसे इस तरह का कौशल प्राप्त हुआ था। मेरी छाया को ठोस वस्तुओं में बदल दो, हो, उसने धीमी आवाज में कहा और अपनी छाया को देखा। उसके शरीर के अंदर का विश्वसार चला गया और उसने शैडो फोर्ज कौशल को सक्रिय कर दिया। जिस क्षण उसने कौशल को सक्रिय किया, इवान की छाया टिमटिमाने लगी और पानी की तरह हिलने लगी। उसने एक तेज भाले के बारे में सोचा और 1 सेकंड से भी कम समय में उसकी छाया 2 मीटर के भाले में बदल गई। भाले का शरीर काले रंग का था, जो ठोस धातु जैसा दिख रहा था, जबकि सामने का तेज ब्लेड काले क्रिस्टल की तरह चमक रहा था। इवान ने भाला उठाया और देखा कि इसका ढांचा सामान्य रैंक 2 सामग्रियों से भी अधिक मजबूत था। कुछ सेकंड के लिए भाले की जांच करने के बाद उसने देखा कि उसका विश्वसार धीरे धीरे कम हो रहा था। तो मुझे अपनी छाया को ठोस रूप में रखने के लिए अपने विश्वसार को खर्च करना जारी रखना होगा, इवान ने अपने विश्वसार को देखते हुए कहा, जो उसके हाथों में काले भाले के कारण धीरे धीरे कम हो रहा था। अचानक इवान ने कुछ सोचा और उसकी आंखें चमक उठीं। चूंकि यह चीज मेरी छाया से बनी है, तो क्या इसका मतलब यह नहीं है? उसने खुद से कहा, उसकी आंखें उत्साह से चमक रही थीं। गुफा से बाहर निकलने के बाद मैं अपना अनुमान आजमाऊंगा, इवान ने बड़बड़ाया और अपनी छाया के साथ कुछ और प्रयोग करने के बाद उसने शैडो फोर्ज कौशल का उपयोग करना बंद कर दिया। जिस क्षण उसने कौशल का उपयोग करना बंद किया, उसके सामने एक काले रंग की कुर्सी एक काले तरल में पिघल गई और वापस उसकी छाया में बदल गई। शैडो फोर्ज के साथ प्रयोग करने के बाद इवान ने शैडो पपेटियर कौशल को देखा। शैडो पपेटियर, इस कौशल का उपयोग करके आप लोगों को उनकी छाया के माध्यम से नियंत्रित कर सकते हैं, उनकी हरकतों और कार्यों को प्रभावी ढंग से नियंत्रित कर सकते हैं, जैसे कि वे कठपुतली हों। कौशल की प्रभावशीलता लक्ष्य की रैंक पर निर्भर करती है। आपके प्रतिद्वंद्वी की रैंक जितनी अधिक होगी, कौशल विफलता की संभावना उतनी ही अधिक होगी। शैडो पपेटियर कौशल के विवरण को पढ़ने के बाद इवान को आश्चर्य नहीं हुआ क्योंकि इसके नाम से ही उसने पहले ही अनुमान लगा लिया था कि यह किस प्रकार का कौशल है। कठपुतलियों की तरह लोगों को नियंत्रित करना, इवान ने अपने चेहरे पर एक दुष्ट मुस्कान के साथ कहा और तुरंत इस कौशल का उपयोग करने के कई तरीकों के बारे में सोचा। ये कौशल सही समय पर आया है। इसके साथ जब मैं प्रकाश के स्तंभ की ओर बढ़ूंगा तो राक्षसों के बड़े समूहों को संभालना मुश्किल नहीं होगा, इवान ने खुद से कहा। इस कौशल का उपयोग करके राक्षसों के समूह के बीच वह जो अराजकता पैदा कर सकता था, उसके बारे में सोचते हुए। गुफा में उसके और एलोरा के अलावा कोई नहीं था, इसलिए इवान शैडो पपेटियर कौशल का परीक्षण नहीं कर सका। लेकिन उसने इसके बारे में बहुत अधिक नहीं सोचा क्योंकि वह जानता था कि वह जल्द ही इसका परीक्षण कर सकेगा। शैडो पपेटियर कौशल के विवरण की पुष्टि करने के बाद इवान की नज़र उस प्राधिकरण पर पड़ी जो उसे प्राप्त हुआ था। एक प्राधिकरण जो दायरे के ग्लिफ के कारण विकसित हुआ हो, उसने धीमी आवाज में कहा और इसके विवरण को देखा। अध्याय 939 क्षेत्र संरक्षक। एक प्राधिकरण जो क्षेत्र ग्लिफ के कारण विकसित हुआ हो, इवान ने चमकती आंखों से कहा और क्षेत्र संरक्षक प्राधिकरण के विवरण को देखा। क्षेत्र संरक्षक प्राधिकरण सक्रियण पर आप 5 मिनट के लिए प्राइमोडियल शैडो क्षेत्र के संरक्षकों में से किसी एक को बेतरतीब ढंग से बुला सकते हैं। इस प्राधिकरण का उपयोग हर 6 महीने में एक बार किया जा सकता है। प्राइमोडियल शैडो क्षेत्र के संरक्षकों में से किसी एक को बुलाएं। इवान ने प्राधिकरण के सरल विवरण को पढ़कर एक भान उठाए और सोचा कि यह संरक्षक किस तरह का व्यक्ति है। इस प्राधिकरण के लंबे कूलडाउन समय से मुझे लगता है कि जिस व्यक्ति को मैं बुला सकता हूं वह कम से कम रैंक 3 या रैंक 4 होना चाहिए, इवान ने अपने चेहरे पर एक विचारशील भाव के साथ कहा। उनके मास्टर ऑफ शैडो अथॉरिटी के लिए कूलडाउन समय 1 महीना है, जबकि डेथ गार्जियन अथॉरिटी के लिए कूलडाउन समय 7 दिन है। ये दोनों ही अथॉरिटी बहुत शक्तिशाली हैं, लेकिन फिर भी रियल गार्डियन अथॉरिटी के कूलडाउन समय की तुलना में इनका कूलडाउन समय बहुत कम है। जहां तक इवान को पता था, कौशल या अथॉरिटी जितनी मजबूत होगी, उसका कूलडाउन समय उतना ही लंबा होगा। चूंकि रियल गार्डियन का कूलडाउन समय 6 महीने है, इसलिए उसने अनुमान लगाया कि जिस व्यक्ति को वह इस अथॉरिटी का उपयोग करके बुला सकता है, वह कम से कम रैंक 3 या रैंक 4 का कोर रिवॉल्वर होना चाहिए। मैं इसका उपयोग कर सकता हूं अगर मुझे पहली परत के सेंट्रल एरिया में कुछ अप्रत्याशित मिलता है, इवान ने धीमी आवाज में कहा और रियल गार्डियन अथॉरिटी की जानकारी देखना बंद कर दिया। नाम इवान। जाति एल्थारॉन। आपकी जाति एल्थारॉन और मूल ब्रह्मांड के बीच वर्तमान समन्वय दर 60%। रैंक शुरुआती स्तर रैंक 2। रक्तरेखा डूम ब्रिंगर, आंशिक रूप से जागृत, दूसरा चरण। शक्ति 923। चपलता 876। धीरज 935 जोड़ 935, शासक के अधिकार का प्रभाव। विश्वसार 921। सहनशक्ति 898। बुद्धिमत्ता 910 जोड़ 91, झूठे पूर्वज शीर्षक का प्रभाव।
प्राथमिक छाया ऊर्जा 988। शून्य की संकल्पनात्मक ऊर्जा की वर्तमान समझ 26.00%। बंधी हुई ज्वाला प्रिज्मीय अग्नि। कौशल छाया चलना, छाया संग्रहण, आयामी छाया बुलेट, बर्फ की जंजीरें, पवन हेरफेर, मंदमन, छाया आवरण पंख, अस्थायी वेग, ऊर्जा भक्षण, थंडर टेम्पेस्ट, झिलमिलाहट कदम, एम्ब जीवन शक्ति, उत्थान, मध्य स्तर जहर प्रतिरोध, मौत की अंगूठी, बर्फ भाला, पवन चलना, लिच को बुलाना, आत्मा बीकन, आत्मा विच्छेद, आग का गोला, अंधा करने वाला प्रकाश, बिजली का तीर, सम्राट की निगाह, मानसिक आत्मा क्षेत्र, छाया चिन्ह, रसातल भंवर, आकाश पतन, छाया कठपुतली चलाने वाला। शारीरिक बनावट शैडो मोनाक शारीरिक बनावट। पदनाम नियम तोड़ने वाला, आदिम छाया क्षेत्र का निर्माता, शापित, एल्डोरिया शहर का स्वामी, मिथ्या पूर्वज। वर्ग शैडो नेक्रोमेंसर। वर्ग कौशल शैडो पुनरुत्थान, शैडो सेव, शैडो सेंस, शैडो कब्जा, शैडो नेल्स, डेथ ट्रांसफर, ग्रोथ लिंक, सोल अब्जॉर्प्शन, सोल फ्यूजन, शैडो क्लोन, शैडो वर्ल्ड, शैडो फोर्ज। नस्लीय कौशल रीपर का क्रोध। अधिकार मास्टर ऑफ शैडोज, डेथ गार्डियन, रियल गार्डियन। शासक का अधिकार। इवान ने अपने स्टेट पॉइंट्स को देखा और उसके चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान दिखाई दी। मूल रूप से जब वह रैंक 2 कोर इवॉल्वर बना तो उसके सभी स्टेट पॉइंट 5 गुना बढ़ गए थे, जिससे उसके सभी स्टेट जो 150 पर थे 750 पॉइंट पर आ गए। हालांकि रीपर के क्रोध कौशल के प्रभाव के कारण ये स्टेट पॉइंट और भी बढ़ गए। जब इवान ने घटना के दौरान सैकड़ों कोर इवॉल्वर को मार डाला तो वह रीपर के क्रोध कौशल के सोल हार्वेस्ट मोड का उपयोग कर रहा था। सोल हार्वेस्ट मोड के प्रभाव में उसने कई आत्माओं को अवशोषित किया और उनसे स्टेट पॉइंट प्राप्त किए। लेकिन उस समय अपने रैंक 1 कोर की सीमा के कारण उसके आंकड़े 150 पॉइंट से आगे नहीं बढ़े। हालांकि उसके स्टेट पॉइंट 150 पॉइंट से आगे नहीं बढ़े, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि रीपर के क्रोध कौशल के सोल हार्वेस्ट मोड के तहत उसे जो स्टेट पॉइंट मिले थे वे गायब हो गए। उसे मिले सभी स्टेट पॉइंट सोल हार्वेस्ट मोड के प्रभाव में अवशोषित की गई आत्माओं से उत्पन्न हुए थे। जब वह अपने कोर की सीमा के कारण इन आत्माओं के स्टेट पॉइंट को अवशोषित करने में सक्षम नहीं था, तो इन आत्माओं की ऊर्जा सोल अवशोषण कौशल के नियंत्रण में संग्रहित की गई थी। जिस क्षण इवान रैंक 2 पर पहुंचा, यह ऊर्जा जारी की गई और उसके स्टेट पॉइंट जो 750 थे और भी बढ़ गए। मेरे वर्तमान शक्ति स्तर के साथ यदि मैं अपने पास मौजूद सभी चीजों का उपयोग करता हूं, तो मुझे कुछ समय के लिए मध्य स्तर या यहां तक कि शीर्ष स्तर रैंक 3 राक्षस का सामना करने में सक्षम होना चाहिए। इवान ने मन ही मन सोचा और स्टेटस विंडो बंद कर दी। स्टेटस विंडो बंद करने के बाद उसने अपने हाथों में टाइम वॉच को देखा और पाया कि इसका प्रभाव कुछ मिनट पहले ही समाप्त हो चुका था। अच्छा हुआ कि मैंने ब्रोकन टाइम वॉच विकसित कर ली, अन्यथा मुझे डर है कि मैं कब्र बंद होने से पहले रैंक 2 कोर इवॉल्वर नहीं बन पाता। इवान ने टाइम वॉच को अपने शैडो स्टोरेज में रखा और एलोरा को देखा, केवल उसे बिस्तर पर लॉक की तरह सोते हुए पाया। ये देखकर कि वह अभी भी सो रही थी, उसने अपना सिर हिलाया और खड़ा हो गया। उसने अपना शरीर तान दिया और उसकी हड्डियों से कुछ चटकने की आवाजें आईं क्योंकि वह लगभग 4 दिनों से एक ही जगह पर बैठा था। अरे, मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि कुछ लोग महीनों तक बिना हिले डुले एक ही जगह पर कैसे बैठे रह सकते हैं, इवान ने अपने शरीर को तानते हुए कहा, उच्च स्तरीय कोर रिवॉल्वर के बारे में सोचते हुए जो आमतौर पर महीनों या सालों तक बिना हिले डुले एक ही जगह पर बैठे रहते हैं। वह गुफा के प्रवेश द्वार की ओर चला गया और उसके आसपास देखने की कोशिश की। जिस विशेष सामग्री से गुफा बनाई गई थी उसके कारण उसकी आध्यात्मिक इंद्रियां बाहर नहीं जा सकती थीं, इसलिए उसके पास चारों ओर देखने के लिए अपनी आंखों का उपयोग करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। ऐसा लगता है कि गुफा के आसपास कोई राक्षस नहीं है, इवान ने थोड़ी देर इधर उधर देखने के बाद कहा और फिर गुफा के अंदर वापस आ गया। अंदर आने के बाद उसने कुछ घंटों तक आराम किया और जब वह अपनी सबसे अच्छी स्थिति में वापस आ गया तो वह तुरंत एलोरा के साथ गुफा से बाहर निकल गया और आधे सुनहरे और आधे काले प्रकाश के स्तंभ की ओर बढ़ गया। जब इवान प्रकाश के स्तंभ की ओर बढ़ रहा था तो उसे पता नहीं था कि 2 रैंक 6 कोर रिवॉल्वर भी पहली परत में प्रवेश कर चुके थे और उसकी ओर बढ़ रहे थे। अध्याय 940 छाया फौज भाग 1। एलोरा ने इवान को जो बताया था उसके अनुसार राक्षसों के समूह प्रकाश के स्तंभ पर हर कुछ महीनों में हमला करते हैं ताकि उसके अंदर घुस सकें। केवल राक्षस के हमले के समय ही वह प्रकाश के स्तंभ के पास रहती है, अन्यथा वह अपना अधिकांश समय अपने गुफा निवास में सोते हुए बिताती है। ये जानने के बाद कि एलोरा आमतौर पर अपनी गुफा में रहती है और केवल राक्षस ज्वार के दौरान प्रकाश के स्तंभ पर जाती है, इवान ने सोचा कि वह एक सुरक्षित मार्ग जान सकती है जो उसे अपने गुफा निवास और प्रकाश के स्तंभ के बीच यात्रा करने की अनुमति देता है। आखिरकार पहली परत के केंद्र क्षेत्र में राक्षसों के सैकड़ों समूहों को देखकर इवान को यकीन था कि बिना किसी छिपे या सुरक्षित मार्ग के राक्षसों का सामना किए बिना उसके लिए अपने गुफा निवास और प्रकाश के स्तंभ के बीच आना जाना असंभव होगा। लेकिन जब उसने उससे इस मामले के बारे में बात की तो एलोरा अचानक गायब हो गई और कुछ सेकंड बाद वापस आ गई।
वापस लौटने के बाद उसने उसे समझाया कि उसे किसी सुरक्षित या छिपे हुए मार्ग की आवश्यकता नहीं है क्योंकि वह सीधे प्रकाश के स्तंभ के बाहर टेलीपोर्ट कर सकती है। इवान दंग रह गया जब उसने उसे बताया कि वह सीधे प्रकाश के स्तंभ पर जा सकती है और पूछा कि क्या वह उसे अपने साथ ले जा सकती है। दुर्भाग्य से उसने उसे बताया कि वह किसी को भी अपने साथ नहीं ले जा सकती। ये जानते हुए कि एलोरा उसे प्रकाश के स्तंभ के ठीक बाहर टेलीपोर्ट नहीं कर सकती थी, नहीं उसे स्तंभ तक पहुंचने का कोई सुरक्षित मार्ग पता था, इवान के पास राक्षसों के समूहों से बचने की पूरी कोशिश करते हुए अपने आप आगे बढ़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। हालांकि पहली परत के मध्य क्षेत्र में राक्षसों के सैकड़ों समूहों के साथ उसके लिए राक्षसों से हमेशा के लिए बचना असंभव था। गुफा से निकलने के लगभग 1 घंटे बाद उसे आखिरकार राक्षसों के एक समूह का सामना करना पड़ा जिससे वह बच नहीं सका और उसे उससे लड़ना पड़ा। 36 रैंक 1, 27 रैंक 2 और एक मध्य स्तर रैंक 3। इवान ने अपनी उपस्थिति छिपाते हुए राक्षसों के समूह को देखते हुए धीमी आवाज में कहा। इवान इस समय रेगिस्तान जैसे दिखने वाले इलाके में था। उसके चारों ओर महीन रेत थी और तेज रेत के कणों से भरी ठंडी रात की हवा बिना रुके बह रही थी। रेगिस्तान के बीच में वह एक छोटे से रेत के टीले के पीछे छिपा हुआ था और राक्षसों से निपटने का सबसे अच्छा तरीका सोच रहा था। मैंने पहले ही सभी शीर्ष रैंक 2 राक्षसों को छाया मरे में बदल दिया है, इसलिए राक्षसों के इस समूह को साफ करना मुश्किल नहीं होगा, लेकिन लड़ाई के कारण होने वाली अराजकता निश्चित रूप से राक्षसों के अन्य समूहों का ध्यान आकर्षित करेगी। यदि संभव हो तो इवान लड़ाई से बचना चाहता था क्योंकि मकबरे के बंद होने से पहले उसके पास बस कुछ दिन बचे थे। वह अभी भी प्रकाश के स्तंभ से काफी दूर था और वह इन राक्षसों से लड़ने में अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहता था। मैं लड़ाई से निकलने वाले ऊर्जा उतार चढ़ाव को छिपाने के लिए शैडो वर्ल्ड का उपयोग कर सकता हूँ, उसने 1 मिनट के विचार के बाद कहा। यद्यपि यह मेरी आदिम छाया ऊर्जा का उपयोग करना व्यर्थ है, लेकिन जब तक मैं 3 मिनट से कम समय में लड़ाई समाप्त कर दूं तब तक ये कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। इवान विश्वसार का उपयोग करके छाया विश्व कौशल को सक्रिय नहीं कर सका। केवल आदिम छाया ऊर्जा का उपयोग करके ही वह इसे सक्रिय कर सकता था। यदि संभव हो तो वह अपनी आदिम छाया ऊर्जा को बर्बाद होने से बचाना चाहता था क्योंकि आदिम छाया ऊर्जा की पुनर्प्राप्ति गति विश्वसार की तुलना में बहुत धीमी है और ऐसी कोई औषधि भी नहीं है जो छाया ऊर्जा की पुनर्प्राप्ति को गति देने में उसकी मदद कर सके। उसने अपनी आदिम छाया ऊर्जा को बचाने के लिए केवल आपात स्थितियों के दौरान छाया विश्व का उपयोग करने की योजना बनाई थी, लेकिन अपनी वर्तमान स्थिति में यदि वह अन्य राक्षसों का ध्यान आकर्षित करने से बचना चाहता था तो उसके पास लड़ाई के ऊर्जा उतार चढ़ाव को अलग करने के लिए इसका उपयोग करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। एक बार जब इवान ने ऊर्जा उतार चढ़ाव को अलग करने के लिए छाया विश्व का उपयोग करने का फैसला किया तो उसने ज्यादा देर तक इंतजार नहीं किया और कुछ ही मिनटों में लड़ाई समाप्त करने के लिए आवश्यक अन्य चीजें तैयार करना शुरू कर दिया। छाया क्लोन। उसने अपने शैडो क्लोन कौशल का उपयोग किया और अपना एक क्लोन बनाया। शैडो क्लोन छाया के सार का उपयोग करके आप अपना एक क्लोन बना सकते हैं। क्लोन में आपकी 50% शक्ति होगी और यह वर्ग विशिष्ट, अद्वितीय और नस्लीय कौशल को छोड़कर आपके सभी कौशल का उपयोग करने में सक्षम होगा। अपना क्लोन बनाने के बाद इवान ने तुरंत शैडो वर्ल्ड कौशल को सक्रिय कर दिया। जिस क्षण उसने शैडो वर्ल्ड कौशल का उपयोग किया उसके पैरों से एक काली छाया फैली और तुरंत रेगिस्तान के एक बड़े हिस्से को ढक लिया। इवान से कुछ ही दूरी पर मौजूद राक्षस अपने पैरों के नीचे जमीन को ढकने वाली एक काली छाया को देखकर दंग रह गए और अपने चेहरों पर अचंभित भावों के साथ इसे देखने लगे। इससे पहले कि राक्षस समझ पाते कि क्या हो रहा है, रेतीली जमीन को ढकने वाली छाया आसमान की ओर बढ़ी और उन सभी को एक काले गुंबद के अंदर समाहित कर लिया। दहाड़ दहाड़ दहाड़। किसी को गुंबद के अंदर फंसा हुआ देखकर सभी राक्षस, जिनमें मध्यम स्तर का रैंक 3 वाला भी शामिल था, जो 20 मीटर लंबा गहरे पीले रंग का सैंड लिज़र्ड था, सावधानी से चारों ओर देखते हुए दहाड़ने लगा। शैडो वर्ल्ड की दीवारों के भीतर छिपे हुए इवान और उसके क्लोन ने संकुचित आंखों से राक्षसों के समूह को देखा और एक साथ शैडो पपेटियर कौशल को सक्रिय किया। जिस क्षण इवान और उसके क्लोन ने कौशल को सक्रिय किया, सभी रैंक 1 और अधिकांश रैंक 2 राक्षसों ने दहाड़ना बंद कर दिया। शीर्ष रैंक 2 राक्षसों में से एक, जो शेर जैसा दिखता था, काले रंग के गुंबद को देखते हुए अभी भी दहाड़ रहा था जब अचानक स्विश, उसके बगल में खड़ा एक मध्यम स्तर का रैंक 2 बाघ अचानक हमला कर देता है और उसकी आंखों पर वार करता है। शीर्ष रैंक 2 शेर ने कभी नहीं सोचा था कि उसके गिरोह का कोई सदस्य उस पर हमला करेगा, इसलिए वह समय पर प्रतिक्रिया नहीं कर पाया और उसकी एक आंख मध्य स्तर के रैंक 2 बाघ द्वारा नष्ट कर दी गई। दहाड़। शीर्ष रैंक 2 शेर दर्द से दहाड़ उठा और जमीन पर गिर पड़ा क्योंकि उसकी नष्ट हुई आंख से खून बिना रुके बह रहा था। दहाड़ दहाड़ दहाड़। छाया दुनिया में हर जगह इसी तरह के दृश्य हुए और सभी राक्षस एक दूसरे पर हमला करने लगे। मध्य स्तर का रैंक 3 सैंड छिपकली ये देखकर दंग रह गई और उसे समझ में नहीं आया कि उसके गिरोह के सदस्य एक दूसरे से क्यों लड़ रहे हैं।
उन्हें फंसाने वाले काले गुंबद को देखकर छिपकली को पता चल गया कि कोई उन्हें निशाना बना रहा है और हमलावर को रोकने के लिए उसके दिमाग में सबसे पहली बात यह आई कि अपने गिरोह के सदस्यों को होश में लाया जाए। दहाड़। छिपकली के मुंह से एक दबंग दहाड़ निकली और मध्यम स्तर के रैंक 3 राक्षस की भारी आभा ने उन सभी राक्षसों को दबा दिया जो एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे थे। छिपकली की आभा को महसूस करते हुए एक दूसरे से लड़ रहे सभी राक्षस अकड़ गए और अपने शरीर को हिला नहीं सके। राक्षसों को रोकने के बाद छिपकली ने एक बार फिर दहाड़ लगाए और सभी राक्षस जल्दी से उसके चारों ओर इकट्ठा हो गए। जिस क्षण सभी राक्षस रेत छिपकली के चारों ओर इकट्ठा हुए, इवान के होंठ ऊपर की ओर मुड़े और उसके चेहरे पर एक ठंडी मुस्कान दिखाई दी। यही तो मैं इंतजार कर रहा था, उसने धीमी आवाज में बड़बड़ाया और शैडो वर्ल्ड की शक्ति का उपयोग करके तुरंत राक्षसों के समूह के ऊपर दिखाई दिया। राक्षसों के ऊपर दिखाई देने के बाद उसने राक्षसों की दिशा में अपना हाथ नीचे की ओर बढ़ाया और अपना मुंह खोला। एबिसल वोर्टेक्स। जिस क्षण इवान ने बात की, उसके सामने अलग अलग रंगों की रोशनी के साथ चमकता हुआ एक गहरा काला भंवर खुल गया। एबिसल वोर्टेक्स अद्वितीय कौशल सक्रिय होने पर प्राइमर्डियल शैडो एनर्जी का उपयोग करके अंधेरे के एक भंवर को बनाता है जो आने वाले हमलों को अवशोषित और निष्प्रभावी कर देता है। उपयोगकर्ता निष्प्रभावी हमलों को एबिसल वोर्टेक्स के अंदर संग्रहीत कर सकता है और उनका उपयोग अपने दुश्मनों पर हमला करने के लिए कर सकता है। दसियों हमले, जिनमें से प्रत्येक पीक रैंक 2 कोर इवॉल्वर के पूर्ण शक्ति हमले के बराबर था, सीधे राक्षसों के समूह की ओर बढ़ रहे थे जो एक साथ इकट्ठे हुए थे। जब इवान राक्षस समूह के ऊपर दिखाई दिया और एबिसल वोर्टेक्स खोला, तो मध्य स्तर रैंक 3 सैन छिपकली ने तुरंत उसे देखा। अपने और अपने समूह की ओर आते हुए दसियों शक्तिशाली हमलों को देखकर सैन छिपकली का चेहरा बदल गया और उसकी आंखें गहरी पीली रोशनी से चमक उठीं। छिपकली के चारों ओर की रेत हिलने लगी और राक्षसों के समूह के ऊपर उठ गई, जिससे एक रेत की दीवार बन गई। रेत की दीवार को देखकर इवान ने बस मुस्कुराया और अपने छाया क्लोन की ओर देखा। अचानक रेत छिपकली के चारों ओर इकट्ठा हुए कुछ राक्षस आगे बढ़े और एक साथ उस पर हमला किया। छिपकली पूरी तरह से रेत की दीवार पर केंद्रित थी, इसलिए जब उसके गिरोह के सदस्यों ने उस पर हमला किया तो वह समय पर प्रतिक्रिया नहीं कर पाए और उनके हमलों से घायल हो गई। अपनी उच्च रक्षा के कारण रेत छिपकली राक्षसों के हमलों से बहुत अधिक घायल नहीं हुई, लेकिन इन हमलों ने सफलतापूर्वक उसके कौशल को बाधित कर दिया और उसके द्वारा बनाई गई रेत की दीवार ढह गई। जिस क्षण रेत की दीवार ढह गई, एबिसल वोर्टेक्स द्वारा छोड़े गए दर्जनों हमलों ने राक्षसों को मारा। पूरा शैडो वर्ल्ड अलग अलग रंगों की रोशनी से जगमगा उठा और शक्तिशाली ऊर्जा तरंगें सभी दिशाओं में फैल गईं, जिससे पूरा शैडो वर्ल्ड हिल गया। इवान ने शैडो वर्ल्ड पर अपने नियंत्रण का इस्तेमाल ऊर्जा तरंगों को फैलने से रोकने के लिए किया ताकि वे क्षेत्र के अन्य राक्षसों को सचेत न करें। एबिसल वोर्टेक्स के माध्यम से इवान द्वारा छोड़े गए हमले 10 से अधिक शीर्ष रैंक 2 शैडो अनडेड के हमले थे, इसलिए एक ही समय में उन सभी द्वारा मारे जाने के बाद कोई भी सामान्य राक्षस बच नहीं सकता था। शैडो वर्ल्ड पर अपने नियंत्रण का उपयोग करते हुए इवान ने जल्दी से स्थिति की जांच की और देखा कि उसके अलावा शैडो वर्ल्ड के अंदर केवल एक ही जीवन आभा बची थी। मध्य स्तर के रैंक 3 राक्षस की सहनशक्ति वास्तव में इस दुनिया से बाहर है, इवान ने धीमी आवाज में कहा, क्योंकि उसने रेतीली छिपकली को देखा जो धीरे धीरे रेतीली जमीन के अंदर डूब रही थी, शायद अपने किसी कौशल का उपयोग करके भागने के बारे में सोच रही थी। सैंड लिजर्ड को भागने की कोशिश करते देख इवान ने शैडो फोर्ज स्किल का इस्तेमाल किया। उसकी छाया हिल गई और उसके हाथ में एक काले रंग का भाला दिखाई दिया। चलो देखते हैं कि शैडो फोर्ज स्किल के बारे में मेरा अनुमान सही है या नहीं, इवान ने कहा, और काला भाला प्रिज्मेटिक फायर की बैंगनी आग में समा गया, जिससे उसकी तीक्ष्णता और स्थायित्व बढ़ गया। इवान ने आग से ढके काले भाले को अपने हाथ में पकड़ा और सैंड लिजर्ड की ओर फेंका, जो धीरे धीरे रेतीली जमीन के अंदर धंस रही थी। अपनी चोटों के कारण सैंड लिजर्ड भाले से बच नहीं पाए और शैडो भाले ने उसकी पीठ पर वार किया। भाले से मारे जाने के बाद 20 मीटर लंबी छिपकली ने कोई प्रतिक्रिया नहीं की और जमीन में धंसती रही, जैसे कि उसे इतनी छोटी चोट की परवाह ही न हो। लेकिन जब छिपकली का पूरा शरीर जमीन में समा जाने वाला था, दहाड़! छिपकली अचानक दर्द से दहाड़ उठी और तड़पती हुई जमीन पर लौटते हुए बाहर निकल गई।